स्काई गॉड एरिना ग्रुप बी प्रारंभिक दौर के 15 मिनट बीतने के बाद टीम रोडोवा ने अंक तालिका में शीर्ष पर एक शानदार बढ़त बना ली थी, यहां तक कि टिप्पणीकार भी उनकी प्रशंसा करने लगे थे। ग्रुप बी के मुकाबले के 15 मिनट बीत चुके हैं और रोडोवा के धीमे पड़ने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। डेरेक रे की आवाज पूरे अखाड़े में गूंज उठी। वे अब तक 150 खिलाड़ियों को बाहर कर चुके हैं और उनकी जीत का सिलसिला जारी है। ली, अब तक उनके प्रदर्शन के बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल शानदार, डेरेक, ली ने सहजता से जवाब दिया। उन्होंने एक अति आक्रामक रणनीति अपनाई है जिसमें वे 5 छोटे समूहों में बंट गए हैं, जिनमें से प्रत्येक जंगल के नक्शे के एक अलग हिस्से पर हावी है। और हालांकि यह एक बहुत ही जोखिम भरा कदम है, लेकिन यह उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है। शुरुआत से ही दूसरे नंबर की टीम पर 40 अंकों का अंतर देखिए, ली ने प्रशंसा की और भीड़ में मौजूद सभी रोडोवा समर्थकों ने जोर से जयकार की। ये ठीक उसी तरह का दबदबा वाला प्रदर्शन था जिसकी उम्मीद में वे यहां आए थे और अब तक उनकी पसंदीदा टीम उम्मीदों पर खरी उतर रही थी। इसी बीच युद्ध के मैदान में लियो एक परछाई की तरह आगे बढ़ रहा था। एब्सोल्यूट विजन की बदौलत उसके कौशल क्षेत्र में मौजूद हर प्रतिद्वंद्वी उसके सामने ऐसे उजागर हो गया मानो किसी स्पॉटलाइट के नीचे हो। और आज ही लियो ने प्रोफेसर पॉवेल को अपनी सभी परसेप्शन कक्षाओं के लिए दिल से धन्यवाद दिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब उसकी मेहनत रंग ला रही है। छात्र जीवन के दौरान वो अक्सर सोचता था कि क्या उसे अपनी धारणा कौशल को इस हद तक व्यवहारिक रूप से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। हालांकि आज इस वन मानचित्र के भीतर खड़े होकर लियो अभ्यास के लिए इससे अधिक आभारी नहीं हो सकता। वो अपने आसपास के सभी दुश्मनों को देख सकता था और जैसे ही वो नक्शे के एक नए हिस्से के पास पहुंचा, उसने देखा कि उनमें से 5 एक छोटे से क्षेत्र में फैले हुए थे। 20 मीटर दूर एक घने ओक के पेड़ के पीछे छिपे हुए लियो ने ग्रिफिन अकादमी के छात्रों के ठिकाने का पता लगा लिया, जिन्होंने एक सुनियोजित घात लगाकर हमला करने की तैयारी कर रखी थी। 2 तीरंदाज पेड़ों के बीच ऊंचाई पर छिपे हुए थे, उनके धनुष तने हुए और तैयार थे और उनके नीचे 2 भारी बख्तरबंद टैंक एक छोटे से खुले मैदान में चारा बनकर आराम से खड़े थे। एक अनभिज्ञ मूर्ख को लग सकता है कि दोनों टैंक अकेले थे, हालांकि लियो ने पूरी व्यवस्था और यहां तक कि 5वें चर को भी देखा था। पास ही की झाड़ियों के बीच एक हत्यारा अंधेरे में घात लगाए बैठा था। उसकी निगाहें पूरी तरह से उस खुले मैदान पर टिकी हुई थी जहां अनजान टीमें टैंकों से मुकाबला करने की कोशिश में भटक सकती थी। बेवकूफों, लियो ने सोचा, और फिर उसने एंजो को उनकी स्थिति समझाते हुए तीरंदाजों में से एक की ओर इशारा किया। वो तीरंदाज तुम्हारा है, बिना शोर मचाए उसे मार गिराओ, बाकी मैं संभाल लूंगा, उसने निर्देश दिया और दोनों अलग अलग रास्तों पर चल दिए। तुरंत ही लियो ने वैनिश को सक्रिय कर दिया और चांदनी रात में धुंध की तरह सबकी नजरों से ओझल हो गया, क्योंकि वो चुपचाप झाड़ियों में छिपे हत्यारे के पीछे रेंग रहा था। ग्रिफिन अकादमी का हत्यारा अपने छिपने की स्थिति को लेकर आश्वस्त था। उसने लियो को चुपचाप पीछे से करीब आते हुए देखा तक नहीं, क्योंकि उसका ध्यान मूर्खतापूर्ण ढंग से आगे के 2 टैंकों पर ही केंद्रित था। धड़ाम, जब तक उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ तब तक लियो का खंजर उसकी पीठ को भेद चुका था और टेलीपोर्टेशन सील के सक्रिय होते ही उसकी उपस्थिति तुरंत समाप्त हो गई। इसी बीच एंजो तीरंदाजों में से एक की ओर दौड़ा। हालांकि लियो के विपरीत वो अपने मूवमेंट और हिट में उतना सटीक या साफ नहीं था। तीरंदाज को उसके आने का आभास हो गया और उसने अपनी सुरक्षा के लिए हताशा में गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिससे एंजो एक उग्र हाथापाई में उलझ गया। श्वास स्नैप तीर चलने लगे, पेड़ की डालियां टूटने लगी, क्योंकि दोनों के बीच शोरगुल भरी झड़प हो रही थी। इस शोरगुल ने 2 टैंकों और बचे हुए तीरंदाज का ध्यान उनकी लड़ाई की ओर आकर्षित कर लिया। चलो, रैंडल को हमारी मदद की जरूरत है, टैंकों में से एक ने आग्रह किया और अपने साथ जंबोट्रॉन कैमरे को खींच लिया, क्योंकि किसी तरह मुख्य कैमरे ने तय किया कि इस समय इसी लड़ाई का प्रसारण करना है। हालांकि इस बात से अनजान कि इस झड़प को उस समय कितना व्यापक ध्यान मिल रहा था, लियो ने उन 2 टैंकों पर हमला करने के लिए कूच किया जिनकी पीठ उसकी ओर थी। तारांकन सर्जिकल सटीकता के साथ लियो पेड़ों के तनों और झाड़ियों के बीच से नाचते हुए निकला। उसकी हरकतें धुंधली सी थीं, क्योंकि टैंकों को उसके आने का पता चलने से पहले ही उनके टेलीपोर्टेशन सील चमक उठे और उन्होंने एक के बाद एक टैंकों को बाहर निकाल दिया, जिन्हें लियो ने एक ही वार में खत्म कर दिया। सांस फूलना अचानक हुए इस निष्कासन पर दर्शक सामूहिक रूप से स्तब्ध रह गए, क्योंकि टैंकों की तरह ही दर्शकों ने भी लियो के आने वाले हमले को तब तक नहीं देखा जब तक कि बहुत देर नहीं हो गई थी। वो क्या था? वे बाहर कैसे हो गए? कितने दुश्मन? दर्शक आश्चर्यचकित रह गए जब कैमरे का कोण अंततः लियो की ओर मुड़ा, जो अब आखिरी तीरंदाज का पीछा कर रहा था। शुआ लियो ने अपने खंजर भागते हुए तीरंदाज की ओर फेंके, जो इस लड़ाई से बचने और जंगल के दूसरे हिस्से में जाकर अपनी जान बचाने के लिए बेताब दिख रहा था।
हालांकि दुर्भाग्यवश लियो के खंजर उसकी पीठ में जा लगे और वह भी प्रारंभिक दौर से बाहर हो गया। इस तरह लियो ने अपने नाम एक और जीत दर्ज कर ली। ये 4 और है, लियो ने सोचा, और अखाड़े की स्क्रीन पर यह सब कैद हो रहा था, क्योंकि पहली बार पूरे ब्रह्मांड ने लियो स्काईशेड को एक्शन में लाइव देखा। ये तो रोडोवा का लियो स्काईशेड है, डेरेक ने हैरानी से कहा। एक वाइल्ड कार्ड रिप्लेसमेंट जो हाल तक मेन रोस्टर का हिस्सा भी नहीं था। लेकिन देखो तो जरा, खंजर फेंकने का उसका अंदाज एकदम बेदाग। ली ने आगे कहा, और अगर आप ध्यान दें तो उसके कवच पर लगा होराइजन डोमिनियन का बैज इस युवा खिलाड़ी के बारे में सब कुछ बता देता है। होराइजन किसी को भी साइन नहीं करता, इसलिए हम अपने दर्शकों को सलाह देंगे कि इस लड़के पर नजर रखें। यह एक उभरता हुआ सुपरस्टार है। कमेंटेटर्स को लियो के बारे में बात करते हुए सुनकर भीड़ में जबरदस्त उत्साह फैल गया। दर्शक दीर्घा में बैठे एक युवा छात्र ने हैरानी से पूछा, वो शानदार हत्यारा कौन है? वो तो किसी सुपरहीरो जैसा दिखता है। स्काईशेड कोई शाही नाम नहीं है, एक बुजुर्ग दर्शक ने सोचा। क्या होराइजन ने सचमुच किसी ऐसे लड़के को साइन किया है जिसका कोई बड़ा पारिवारिक इतिहास नहीं है? मुझे परवाह नहीं कि वो कौन है, वो बहुत तेज है, एक अनुभवी दर्शक ने बुदबुदाते हुए कहा। मुझे 25 साल पहले के रोडोवा टीम के कप्तान कोसोवा ब्लेन की याद दिलाता है। उस आदमी के पैर मैंने अब तक देखे सबसे तेज थे। एक के बाद एक दर्शकों ने लियो और उसकी लड़ाई और फिटनेस के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, क्योंकि लियो स्काईशेड नाम पहली बार सार्वजनिक चेतना में आया। इसका बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा, हालांकि उनका प्रदर्शन इतना काफी था कि लोग अब से उन पर नजर रखेंगे। जंगल के एक अन्य हिस्से में यू शेन ने शांत भाव से घने वृक्षों के समूह को नियंत्रित किया। उसकी तलवार पानी की तरह बह रही थी जब उसने आयनहाइड अकादमी के 2 दुश्मनों को मार गिराया। उनके भारी भरकम कवच यूशेन के सटीक वार के सामने बेकार साबित हुए। यूशेन हमेशा की तरह ही चुस्त दुरुस्त दिख रहे हैं, ली ने टिप्पणी की। मानचित्र के मध्य भाग पर उनका नियंत्रण एकदम सटीक है। इसी बीच नक्शे के दूसरी ओर सु यांग ने अपने 3 प्रतिद्वंद्वियों को धराशायी कर दिया। उसका लाल और सुनहरा कवच मानो चमक रहा था, और उसने अपनी तलवार को अद्वितीय कुशलता से घुमाते हुए एक को गिरा दिया और बाकी को सटीक वारों से समाप्त कर दिया। सु यांग द्वारा रोडोवा के लिए एक और अंक हासिल करने के साथ रोडोवा मिलिट्री अकादमी अब आराम से 390 एलिमिनेशन के साथ घड़ी में 15 मिनट शेष रहते हुए आगे बढ़ रही है, डेरेक ने घोषणा की। वे जिनेवा के 450 के रिकॉर्ड के करीब पहुंच रहे हैं। क्या वे इसे हासिल कर पाएंगे? उन्होंने पूछा, क्योंकि घड़ी में केवल 15 मिनट शेष थे। अब एकमात्र प्रश्न यही बचा था कि क्या रोडोवा प्रारंभिक दौर में जिनेवा से अधिक अंक प्राप्त कर पाएगा या नहीं। सेकंड बीतते गए और हर गुजरते पल के साथ ग्रुप बी के प्रारंभिक दौर का अंत नजदीक आता गया। अधिकांश कमजोर प्रतियोगियों को पहले ही बाहर कर दिया गया था, केवल दृढ़ निश्चयी और हताश प्रतियोगी ही बचे थे। विशेषकर निम्न श्रेणी की अकादमियों के उन लोगों में जिनकी टीमों ने अभी तक क्वालिफाइंग स्थान सुरक्षित नहीं किया था। अब हताशा पूरी तरह से हावी हो गई थी, जिसने उन्हें हर एक अंक के लिए बेपरवाह होकर लड़ने और किसी भी तरह से क्वालिफाई करने का प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। 4 विरोधियों का एक समूह आ रहा है, उनमें से एक ग्रैंडमास्टर है, लियो ने शांत भाव से कहा, क्योंकि उसकी निगाहें एब्सोल्यूट विजन के माध्यम से आ रही एक टुकड़ी पर टिकी हुई थी। वे तुम्हारी क्षमता से कहीं अधिक शक्तिशाली है। उस पेड़ के पीछे छिप जाओ और तभी बाहर आना जब मैं मदद के लिए बुलाऊं, लियो ने निर्देश दिया, और एंजो ने बिना किसी झिझक के बात मान ली। जल्दी से सिर हिलाते हुए वह पास के एक पेड़ के पीछे छिप गया और लियो को दुश्मनों का अकेले सामना करने के लिए छोड़ दिया। सब रुक जाओ, दुश्मन टीम के नेता ने लियो के पास पहुंचते ही हाथ उठाकर आदेश दिया, क्योंकि वह अपने पीछे के टीम सदस्यों को लापरवाही से आगे बढ़ने से रोक रहा था। इसी क्षण लियो ने उनके कवच पर बने परिचित प्रतीक चिन्ह को पहचाना, नेचर मिलिट्री अकादमी का हरे रंग में उकेरा गया प्रतीक चिन्ह, और उनका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को उस अल्फ तलवारबाज के रूप में पहचाना जिसे उसने कुछ महीने पहले रोडोवा के खिलाफ उनके दोस्ताना मुकाबले के दौरान संक्षेप में देखा था। उसे छोड़ दो, अल्फ कप्तान ने आदेश दिया, वह एक रोडोवा योद्धा है। बिना और कोई सवाल किए दस्ते ने लियो का आकलन करने के लिए थोड़ी देर के लिए विराम लिया, लेकिन उसकी संबद्धता की पुष्टि करने के बाद वे बस उसके चारों ओर से निकल गए, क्योंकि घड़ी में 5 मिनट से भी कम समय बचा था और वे एक सहयोगी पर समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। वे अपने हथियार निकाले बिना ही चले गए। हालांकि जैसे ही उन्होंने पीठ मोड़ी, लियो को सहज रूप से हमला करने की तीव्र इच्छा हुई। उनकी सतर्कता कम होने और उनकी संरचना खुली होने के कारण वे एकदम सही लक्ष्य थे, और किसी तरह लियो की उंगलियां अनजाने में ही अपनी कटार की मूठ पर लिपट गईं, क्योंकि वो सावधानीपूर्वक अपना निशाना साध रहा था। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? लियो ने सोचा, क्योंकि यह प्रलोभन उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ फेंक पाता,
नेचर एकेडमी के कप्तान ने धीरे से अपना सिर घुमाया और उससे नजरें मिलाई, मानो लियो को चुनौती दे रहे हो कि वो अपना फेंका हुआ शॉट पूरा करे। ले आओ, उसकी निगाहों में चुनौती थी और लियो जम सा गया। एल्व्स की अनकही चुनौती के आगे लियो का खंजर उसकी कमर पर ही रहा और सहज रूप से पीछे हटते हुए उसकी मांसपेशियां तन गईं। फिर भी उनका मन उत्साह से भरा हुआ था। यह दिलचस्प है, बहुत ही दिलचस्प है, लियो ने धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए अपनी कटार को म्यान में रख लिया और एंजो को छिपने की जगह से बाहर आने का इशारा किया। शिकार वहां से चला गया था, लेकिन डर ने लियो को हमला करने से नहीं रोका। ये सहज प्रवृत्ति थी, उसके अंतर्मन की सहज प्रवृत्ति उसे बार बार कह रही थी कि अगर दुश्मन को उसके इरादे का पता चल गया है तो शिकार करने का ये सही समय नहीं है। लियो को पूरा यकीन था कि अगर एल्फ कप्तान ने उसे सही समय पर नहीं पकड़ा होता तो गठबंधन के बावजूद वह शायद पूरी टुकड़ी को खत्म कर देता, क्योंकि 4 आसान हत्याओं का मौका वह किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता था। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। सेकंड बीतते गए और लियो को आखिरी 5 मिनट में मुश्किल से 3 और लक्ष्य मिले जिन्हें वह खत्म कर सके। तभी एक तेज हॉर्न ने दूसरे दौर के अंत का संकेत दिया। ब्लेयर, हॉर्न बजने के बाद जंगल के अंदर जीवित बचे सभी प्रतियोगियों को तुरंत बाहर टेलीपोर्ट कर दिया गया, क्योंकि शीर्ष 16 स्थानों की अंतिम घोषणा हो चुकी थी। और बस देवियों और सज्जनों, रोडोवा ने कर दिखाया। डेरेक रे की आवाज स्टेडियम में गूंज उठी और तालियों की गड़गड़ाहट को चीरती हुई सुनाई दी। रोडोवा ने 475 प्रतिभागियों को बाहर करके जिनेवा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्या ये वही साल है जब वे 2 दशकों से अधिक के दिल टूटने के बाद आखिरकार ताज वापस हासिल कर लेंगे? सचमुच अविश्वसनीय, डेरेक ली ने उत्साह से भरी आवाज में कहा। उन्होंने पहले ही सेकंड से आक्रामक खेल दिखाया और कभी भी अपनी रफ्तार कम नहीं की। हमने पहले भी प्रारंभिक दौर में आक्रामक खेल देखे हैं, लेकिन इस बार रोडोवा का 5 खिलाड़ियों को विभाजित करने का तरीका बिल्कुल निडर था। उन्होंने अपनी खेल योजना को उस अनुशासन और कुशलता के साथ अंजाम दिया जिसकी उम्मीद केवल चैंपियनशिप स्तर की टीमों से की जाती है, क्योंकि इस साल रोडोवा टीम खिताब के लिए चुनौती देने को तैयार दिख रही है, ली ने कहा, जिस पर दर्शकों ने जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया। ली ने आगे कहा, कहने की जरूरत नहीं है, आज अकेले कप्तान युशेन द्वारा 88 एलिमिनेशन जैसे प्रदर्शन को देखते हुए ये साफ है कि रोडोवा टीम को आने वाले राउंड में और भी बहुत कुछ दिखाना है। जंगल वाले मैप पर उनकी अनुकूलन क्षमता बिल्कुल सटीक थी। बिल्कुल, डेरेक ने सहमति जताई। और जबकि रोडोवा सुर्खियां बटोर रही है, हमें अपने उपविजेता नेचर मिलिट्री अकादमी को नहीं भूलना चाहिए, जो 301 प्रतिभागियों को बाहर करके दूसरे स्थान पर रही और आसानी से मुख्य दौर में अपनी जगह पक्की कर ली। ली ने आगे कहा, और तीसरे स्थान पर आयरन ब्लड अकेडमी है, जिसने 288 प्रतिभागियों को बाहर किया है, जो कि इस प्रारंभिक दौर में हुई अराजकता को देखते हुए भी काफी सम्मानजनक प्रदर्शन है। लेकिन शायद सबसे सुखद आश्चर्य, डेरेक ने बताया, आयरन फ्रॉस्ट अकादमी का क्वालिफाई करना था, जो इस साल के सर्किट में 380वें स्थान पर थी, फिर भी 61 खिलाड़ियों को बाहर करके शीर्ष 16 में जगह बनाने में कामयाब रही। और यह महज किस्मत की बात नहीं थी, डेरेक, ली ने कहा। उनका तलवारबाज, मुझे लगता है हिकारी, अंतिम क्षणों में बिल्कुल शानदार था। उसने आखिरी मिनट में 3 खिलाड़ियों को बाहर करके उन्हें जीत दिलाई। ऐसा लगता है कि वह एक युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी है। जब ग्रुप बी मुख्य ब्रैकेट में आगे बढ़ेगा तो हम निश्चित रूप से उस पर कड़ी नजर रखेंगे, डेरेक ने टिप्पणी की। जैसे ही भीड़ में मिली जुली प्रतिक्रियाएं गूंजने लगी, कुछ लोगों ने कमजोर टीम के लिए जयकार की, जबकि अन्य ने रोडोवा के शानदार प्रदर्शन पर चर्चा की। टेलीपोर्टेशन क्षेत्र में वापस आते ही रोडोवा के प्रारंभिक दौर में शानदार प्रदर्शन के लिए जयकारे और जश्न शुरू हो गए, क्योंकि टीम के सदस्य जल्दी से एक दूसरे को ढूंढकर कप्तान युशेन पर कूद पड़े, जो अपनी टीम पर बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। मुझे पता है मैंने 500 मांगे थे, लेकिन मुझे लगता है कि मैं 475 से ही काम चला लूंगा, युशेन ने संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ कहा, और सभी लोग खुशी से तालियां बजाने लगे। प्रारंभिक दौर शुरू होने से पहले उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि 500 का स्कोर हासिल करना संभव है। हालांकि किसी तरह वे इसके बहुत करीब पहुंच गए। युशेन ने अकेले 88 प्रतिद्वंद्वियों को बाहर किया, जबकि लियो 84 प्रतिद्वंद्वियों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। सु यान को 72 और मिनवा को 66 अंक मिले, क्योंकि उनकी चारों टीमों ने 100 एलिमिनेशन का लक्ष्य पूरा किया और उससे भी अधिक अंक प्राप्त किए। हालांकि ग्रैंडमास्टर योद्धा के बिना 5वीं जोड़ी केवल 47 एलिमिनेशन ही कर पाए, जिससे टीमों का कुल स्कोर 475 तक गिर गया। फिर भी जेनेवा को पछाड़ देने के बावजूद युशेन संतुष्ट थे, क्योंकि उन्होंने सभी की प्रशंसा की और उनकी पीठ थपथपाई, साथ ही अच्छे काम को जारी रखने के लिए कुछ उत्साहवर्धक शब्द भी कहे।
ग्रुप बी में रोडोवा की शानदार जीत की लहरें स्काई गॉड एरिना के अंदर मौजूद जयकारे लगाती भी और उत्सवपूर्ण माहौल से कहीं अधिक दूर तक फैल गईं। जिस तरह रोडोवा ने आज सुबह ग्रुप ए के प्रारंभिक दौर को चुपचाप देखा था, उसी तरह अब जिनेवा, क्लैरेंस और अन्य शीर्ष अकादमियां पैनी नजरों से बैठी थीं और अपने प्रतिद्वंद्वियों द्वारा उठाए गए हर कदम का विश्लेषण कर रही थीं। जेनेवा के कप्तान गू रामोस थोड़ा आगे झुके हुए थे, बाहें क्रॉस किए हुए थे और उनकी निगाहें रोडोवा के प्रदर्शन के जंबोट्रॉन रिप्ले पर टिकी हुई थी। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन जबड़े में हल्का तनाव उनकी बेचैनी को जाहिर कर रहा था। हम जानते थे कि यूशेन बहुत मजबूत है, लेकिन वे दोनों प्रथम वर्ष के छात्र हमारी अपेक्षाओं से कहीं अधिक अच्छे हैं। मुझे पता है कि सूरान ने मुझे अपने छोटे भाई की टीम में शामिल होने की संभावना के बारे में चेतावनी दी थी, और यह भी कि वह वास्तव में एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी था। हालांकि ये बात बिल्कुल बेतुकी है कि वह इतनी तेजी से इतना मजबूत है। और सिर्फ वही नहीं, वो लियो स्काइशेड नाम का लड़का भी बहुत खतरनाक है, रामोस ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। उनके बगल में जिनेवा अकादमी के रणनीतिकार और प्रशिक्षक पहले से ही अपने टर्मिनल में तेजी से टाइप कर रहे थे और फुटेज के जो भी टुकड़े वे इकट्ठा करने में कामयाब रहे थे, उन्हें निकाल रहे थे। चिंता मत करो, रामोस। मैंने प्रारंभिक दौर में रोडोवा के सभी 10 सदस्यों पर नजर रखी थी। जंगल के नक्शे की वजह से साफ फुटेज मिलना मुश्किल था, लेकिन फिर भी हमें जरूरी डेटा मिल गया। आज रात तक विश्लेषण के लिए फुटेज तैयार हो जाएगा, प्रशिक्षक ने रामोस को आश्वस्त करते हुए कहा, और रामोस ने चुपचाप सिर हिलाकर अपनी काली आंखों को सिकोड़ लिया। यूशेन का दबदबा अपेक्षित था, हर कोई जानता था कि वह रोडोवा की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन लियो स्काइशेड, वो अप्रत्याशित खिलाड़ी जो 1 महीने पहले तक उनकी नजरों में भी नहीं था, ये चिंताजनक था। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लियो न केवल उपस्थित था, बल्कि प्रदर्शन के मामले में वो लगभग यूशेन के बराबर था, जो इस साल उनके लिए सबसे बड़े दुस्वप्नों में से एक साबित हुआ था। बुरा, मुझे इससे कुछ बुरा महसूस हो रहा है, रामोस ने टिप्पणी की, क्योंकि उसे बेचैनी से पेट में मरोड़ महसूस हो रही थी। इसी बीच सार्वभौमिक सरकार के सैन्य कमान प्रभाग के उच्च कार्यालयों में एक बूढ़ा कमांडर अपनी मेज के पीछे आलस्य से बैठा था। उसकी उंगलियों के बीच फंसी एक मोटी सिगार से धुआं ऊपर उठ रहा था। कमांडर की निगाहें सामने लगी टीवी स्क्रीन पर टिकी हुई थी और वह इस साल के प्रारंभिक सर्किट को बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे। हालांकि अगला मैच शुरू होने से पहले कमेंटेटरों द्वारा पिछले मैच का विश्लेषण और समीक्षा सुनने के बजाय उन्होंने अपने कार्यालय के फोन से एक सुरक्षित वीडियो कॉल करके अपने एक पुराने जूनियर को फोन करना चुना। एल्रिक, धिक्कार है। प्रिंसिपल एल्रिक का होलोग्राम दिखाई देते ही कमांडर हंस पड़ा। इस साल तो आपने दहाड़ते शेरों की टीम भेजी है। हा हा हा, क्या शानदार शुरुआत है, उन्होंने तारीफ की, और हमेशा की तरह शांत स्वभाव के एल्रिक ने तुरंत एक वरिष्ठ व्यक्ति को अभिवादन करने के लिए उपयुक्त सैन्य सलामी दी, फिर विनम्रतापूर्वक और पेशेवर लहजे में जवाब दिया। हम भाग्यशाली थे, महोदय, छात्रों ने सराहनीय प्रदर्शन किया। किस्मत अच्छी है, अपनी विनम्रता छोड़ो, कमांडर ने हाथ हिलाते हुए और धुएं का एक बादल उड़ाते हुए कहा। यूशेन, यू कबीले का वो ऊंचे खानदान का लड़का, इसी काम के लिए पैदा हुआ था। पिछले साल से ही हम उसकी क्षमता जानते थे, लेकिन वो नया खिलाड़ी लियो स्काइशेड, वो तो वाकई चौंकाने वाला था। कमांडर अपने कंसोल के करीब झुक गया। बताओ, उसकी कहानी क्या है? एल्रिक ने धीरे से सांस छोड़ी, क्योंकि वो जानता था कि कमांडर की अपने एक छात्र में रुचि का क्या मतलब है। कमांडर को उसका पूरा इतिहास चाहिए था, उसकी भर्ती से लेकर उसकी वर्तमान शक्ति के स्तर तक, और एल्रिक ने बिना किसी हिचकिचाहट के सब कुछ बता दिया। स्मृति मिटा दी गई है, महोदय। हमारा अनुमान है कि वह मू कबीले का वंशज है। जैसा कि आप जानते हैं, इस कबीले का इतिहास रहा है कि वह अपने बच्चों को उनकी सहज प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए स्मृतिहीन करके ब्रह्मांड में भेजता है। इसके अलावा वह एक मेहनती और असाधारण प्रतिभा का धनी है। उसने बिना किसी परेशानी के ग्रैंडमास्टर का पद हासिल कर लिया, कमांडर के हंसते हुए कहने पर एल्रिक ने बताया। मू कबीला, है ना? ये धूर्त लोग हमेशा सबसे अच्छे योद्धा पैदा करते हैं। सेंट्रल की नज़र उस पर पहले से ही है। अगर वो अच्छा प्रदर्शन करता रहता है तो वे उसे अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं, इसीलिए मैंने खुद उसके अकादमी रिकॉर्ड निकाले। उसके शारीरिक आंकड़े तो वाकई असाधारण है, एल्रिक। मेरा मतलब है, उसकी फुर्ती इतनी अद्भुत क्यों है? कमांडर ने पूछा, और दूसरी तरफ से एल्रिक की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसकी फुर्ती अकादमी के इतिहास में सबसे बेहतरीन है, और उसकी विकास दर अविश्वसनीय है। अगर वो पहले साल में ही इतना मजबूत है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि अगर वो इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो अगले साल सर्किट में कोई भी उसे हरा नहीं पाएगा। कमांडर के धुएं का एक और विशाल गोला छोड़ने पर एल्रिक ने जवाब दिया। वो उस तरह की प्रतिभा है जिसकी यूनिवर्सल आर्मी को जरूरत है।
भर्ती विभाग के कर्मचारियों ने पहले ही उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया है और हालांकि अभी तक उसका ऑफर लेटर मिलना तय नहीं है। मुझे लगता है कि जब उसके लिए अपने भविष्य के करियर विकल्पों को चुनने का समय आएगा तो आप उसे सार्वभौमिक सेना की ओर ले जाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे, कमांडर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, जिस पर एल्रिक ने तुरंत सलाम किया। जी हाँ महाराज, उसके जैसे युवा रंगरूट के लिए सार्वभौमिक सेना से बेहतर कोई जगह नहीं है। मैं उसे अपनी पूरी क्षमता से मार्गदर्शन दूंगा, एल्रिक ने जवाब दिया और कमांडर एक बार फिर हंसने लगा। हा, अच्छा, बहुत अच्छा, इसीलिए तो मैं तुम्हें इतना पसंद करता हूँ, कमांडर ने कहा। उसकी आंखें एक पल के लिए आनंदित हुई और अगले ही पल एकदम ठंडी पड़ गई। मुझे उसके मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के रिकॉर्ड भेजो और मुझे यह निर्धारित करने में मदद करो कि वह मुख्य कबीले की किस शाखा से है। यदि वह मुख्य कबीले से है तो 6 महान कबीलों और सार्वभौमिक सरकार के बीच गतिरोध को देखते हुए हमें उसे अपने समूह में भर्ती करने में प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि जब तक वो कुलपति पद की दौड़ से बाहर है तब तक सार्वभौमिक सरकार उसे भर्ती करने के लिए स्वतंत्र है, कमांडर ने मांग की, जिस पर एल्रिक ने सलाम किया और एक बार फिर सिर हिलाया। ये हो जाएगा महोदय, कॉल करते ही एल्रिक ने आश्वासन दिया। अपनी ताकत का संक्षिप्त प्रदर्शन करते हुए ही लियो ने हलचल मचा दी थी, जिससे भूखे भेड़ियों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया था, जो अब शिकार की तरह उसे घेर रहे थे। लेकिन सुर्खियों में आने के साथ ही जांच पड़ताल भी शुरू हो गई, और हालांकि फिलहाल सब कुछ उज्ज्वल और आशाजनक लग रहा था, लेकिन ये केवल समय की बात थी कि कोई न कोई बहुत गहराई से छानबीन करना शुरू कर दे, और जब उन्होंने ऐसा किया तो उनके अतीत के दबे हुए राज फिर से सामने आने का खतरा पैदा हो गया। लियो के जीवन के इस पड़ाव पर कुछ ऐसे राज थे जिन्हें उजागर करना उसके लिए उचित नहीं था। रोडोवा टीम विला, द टेरेस। लियो आधी रात को रोडोवा टीम विला की छत पर अकेले बैठे थे, क्योंकि ग्रैंडमास्टर बनने के बाद से नींद उन पर पहले जैसी पकड़ नहीं बना पा रही थी। उसने ऊपर तारों की ओर देखा, जिनकी ठंडी चमक रात के आकाश में बिखरी हुई थी, जबकि विशाल आकाश देवता अखाड़े की आकृति दूर से धीरे धीरे उभर रही थी। हवा तीखी और चुभने वाली थी, फिर भी अजीब तरह से शांत करने वाली थी, क्योंकि लियो रात की खामोशी में डूबा हुआ था, अपने भीतर उमड़ रहे तूफान के बीच शांति का एक अंश तलाश रहा था। अपने आसपास की ठंड के बावजूद उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ रही थीं, क्योंकि भले ही वो शांत वातावरण में था, लियो अपने परिवार के खतरे में होने के विचार को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। माँ, कृपया हिम्मत रखो, मैं जल्द ही तुम्हें बचाने आऊंगा, लियो ने मन ही मन सोचा और अपने चिंतित मन को आश्वस्त करने की कोशिश की कि सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। झपट्टा मारना उसी क्षण उसकी आंखों के कोने से कुछ कोड़ा था, क्योंकि लियो ने सहज रूप से निरपेक्ष दृष्टि को सक्रिय कर दिया। एक पल के लिए उसे लगा कि उसकी इंद्रियां पूरी तरह सतर्क हो गई है, क्योंकि उसे आश्चर्य हुआ कि क्या कोई दुश्मन उसका पीछा कर रहा है। हालांकि मिनट बीतते गए और न तो उसे कोई दुश्मन दिखाई दिया, न ही उसने अपने आसपास कोई हलचल देखी, जिससे उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसका पिछला डर सिर्फ एक मतिभ्रम था। क्या मैं बेवजह ही इतना चिंतित हो रहा हूँ, लियो ने सोचा, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई उसकी दृष्टि में प्रवेश करके आधे सेकंड के भीतर पूरी तरह से बिना किसी का ध्यान खींचे गायब हो सकता है। हालांकि अपने जीवन के इस मोड़ पर वो अलौकिक योद्धाओं की यात्रा की गति से अनजान था। 0.5 सेकंड उसे अनियमितता को नोटिस करने और एब्सोल्यूट विजन को सक्रिय करने में इतना समय लगा। हालांकि उस समय तक उसके आसपास कोई भी संदिग्ध व्यक्ति मौजूद नहीं था। लियो ने सोचा कि शायद आज रात उसकी घबराहट ही कुछ और थी, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि असल में बुराई का पंथ हरकत में आ रहा था। स्काई गॉड एरिना, रखरखाव स्तर 7, प्रतिबंधित क्षेत्र। स्काई गॉड एरिना के 2 अनुभवी सुरक्षा अधिकारी, डू वान और ल्यू हुआन, एरिना के नीचे स्थित धुंधली रोशनी वाली रखरखाव सुरंगों से चुपचाप और कुशलता से आगे बढ़े। उन्होंने लगभग 1 मिनट पहले ही सतह से प्रतिबंधित पैकेज उठाया था, और अब वे अपने मिशन को पूरा करने के लिए अपने सामान्य गश्ती मार्ग से हट रहे थे। दुनिया के लिए वे साधारण सुरक्षाकर्मी थे, धर्मी गठबंधन के आदेश के तहत सेवा करने वाले वफादार उच्च कोटि के योद्धा, जहां केवल उनके कबीले के नाम डू और ल्यू ही गठबंधन के आंतरिक हलकों में सम्मान का स्रोत थे। लेकिन उनकी चमकदार सतह के नीचे वे बिल्कुल अलग थे। अपने कबीले की क्रूर प्रथाओं और आम नागरिकों पर हो रहे अत्याचार से असंतुष्ट होकर वे अपने परिवार से उतनी ही नफरत करते थे जितनी कोई अन्य आम नागरिक करता है, जिसने उन्हें वर्षों पहले कल्ट ऑफ एसेंशन की विचारधारा को अपनाने के लिए प्रेरित किया था। वे कल्ट ऑफ एसेंशन के गुप्त एजेंट थे, जो 1 दशक से अधिक समय से सिस्टम के भीतर अपनी पैठ बनाए हुए थे और हमला करने के सही मौके की प्रतीक्षा कर रहे थे। वर्षों तक उन्होंने आदर्श अधिकारियों के रूप में काम किया, कभी किसी को उनकी निष्ठा पर संदेह करने का कोई कारण नहीं दिया। उनकी घुसपैठ पूरी तरह से त्रुटिहीन थी। उन्होंने अनगिनत टूर्नामेंट देखे थे,
अन्य सामान्य गार्डों के साथ गश्त के दौरान चुटकुलों पर हंसे थे और यहां तक कि अपनी अनुकरणीय सेवा के लिए पदक भी प्राप्त किए थे। और फिर भी आज रात जैसे ही उन्हें वे निर्देश मिले जिनका वे वर्षों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उन्होंने पल भर में अपना सामान्य व्यवहार त्याग दिया और इसके बजाय उस पंथ के एजेंट बन गए। उनका मिशन जितना सरल था उतना ही विनाशकारी भी था। अखाड़े के फर्श के नीचे दबी हुई प्लेटफॉर्म बदलने वाली प्रणाली पर जादुई बम लगाना। उन्हें साधारण धातु की प्लेटें दी गईं, जो पहली नज़र में सामान्य स्टील के पुर्जों से अलग नहीं थीं। हालांकि उनमें से प्रत्येक पर निषिद्ध प्रतीक अंकित थे और उन्हें पहचान रोधी मंत्रों की परतों के नीचे छिपाया गया था, जिससे वे सबसे उन्नत निगरानी मंत्रों और संरचनाओं के लिए भी अदृश्य हो गए थे। ये प्लेटें तो बिल्कुल असली हैं, डू वान ने टिमटिमाती सुरंग की रोशनी में एक प्लेट का निरीक्षण करते हुए बुदबुदाया। केंद्रीय कमान की पहचान प्रणाली भी इन्हें पकड़ नहीं पाएगी। लू हुआन ने चुपचाप सिर हिलाया और अपनी बगल में रखी प्लेटों को ठीक किया। दोनों में से किसी ने भी आगे कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे जानते थे कि अंतिम पड़ाव के इतने करीब आकर लापरवाही करना भाग्य को आजमाने जैसा होगा। उनकी खुफिया रिपोर्ट के अनुसार पंथ के अन्य एजेंटों ने भूमिगत मंजिलों की निगरानी के लिए जिम्मेदार गश्ती अधिकारियों को 3 मिनट की छोटी अवधि के लिए मार डाला था। अब उनके पास बिना पकड़े गए अपने मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए यही समय सीमा थी। धड़कते दिलों के साथ वे आकाश देवता के अखाड़े के नीचे भूलभुलैया जैसी सुरंगों का अनुसरण करते हुए तब तक आगे बढ़े जब तक कि वे विशाल कोर सरणी तक नहीं पहुंच गए। उनके सामने विशालकाय प्लेटफॉर्म बदलने वाला तंत्र खड़ा था, आधुनिक इंजीनियरिंग और माना सिक्योरिटी का एक चमत्कार और स्काई गॉड एरिना की बहुमुखी प्रतिभा का मूल जो इसे इच्छा अनुसार एरिना फ्लो बदलने की क्षमता प्रदान करता था। और बिना किसी हिचकिचाहट के वे काम पर लग गए। डू वान ने व्यवस्थित ढंग से एक बम को पीछे हटने वाले सपोर्ट बेस में से एक पर एक हिंज के ठीक आसपास लगा दिया, जहां प्लेट अपने परिवेश के साथ स्वाभाविक रूप से घुल-मिल गई और ऐसा लग रहा था जैसे वो डिजाइन का ही एक हिस्सा हो। बिल्कुल सही, उसने मन ही मन बुदबुदाया, क्योंकि जब वह माना प्रवाह का परीक्षण करते हुए तंत्र का निरीक्षण कर रहा था, तो उसे बम से किसी भी प्रकार का माना रिसाव महसूस नहीं हुआ। बम उसे एक साधारण स्टील के पुर्जे जैसा लग रहा था। लू हुआन ने एक अन्य वापस लेने योग्य आधार पर अपने साथी की क्रियाओं का अनुकरण किया, दूसरी प्लेट को यांत्रिक संरचना के भीतर गहराई से स्थापित किया, और दोनों ने अधिकांश आधारों पर इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया जब तक कि उनके पास चिपकाने के लिए बम खत्म नहीं हो गए। बम न तो चमके, न ही उनसे कोई आवाज आई, और न ही उन्होंने अपने आसपास के माना प्रवाह को बदला, क्योंकि उन्होंने भेस को बखूबी बदला हुआ था। जब उन सभी को सुरक्षित कर लिया गया तो डू वान और लू हुआन ने एक सूक्ष्म संकेत दिया और चुपचाप प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर निकल गए, उसी शांति और पेशेवरता के साथ अपने कदमों के निशान पर वापस चले गए जो वे वर्षों से दिखाते आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपना काम अधिकतम 2 मिनट के भीतर पूरा कर लिया था। जैसे ही वे वापस सामान्य रखरखाव गलियारों में निकले और इधर उधर घूम रहे दर्जनों अन्य परिचित कर्मचारियों के साथ फिर से घुल-मिल गए, उन्होंने अपनी टोपी उतारकर अभिवादन किया और बिना किसी संदेह के मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा। कर्मचारियों ने भी उसी विनम्रता से जवाब दिया और किसी को भी कुछ असामान्य होने का संदेह नहीं हुआ। हमने कर दिखाया, अभी तक कोई अलार्म नहीं बजा है, मुझे लगता है हम बच गए हैं, लू हुआन ने खुशी से कहा, जबकि उसके बगल में खड़ा डू वान मुस्कुरा रहा था। उन्हें यकीन नहीं था कि ऐसा मिशन अंजाम दिया जा सकेगा या नहीं, क्योंकि अखाड़े के नीचे विभिन्न स्तरों पर हर समय सुरक्षा कैमरे और गश्ती अधिकारी निगरानी रखते थे। हालांकि उन्हें उस पंथ से मिले निर्देश स्पष्ट थे। उन्हें योजना में अपना हिस्सा निभाना था और यह विश्वास रखना था कि पंथ के अन्य सदस्य भी अपना हिस्सा निभाएंगे, जिससे मिशन सफल हो जाएगा। और ऐसा लग रहा था कि सफलता मिल गई है, कम से कम अभी तक तो ऐसा ही लग रहा था। तो ये कब बजेगा? लू हुआन ने धीमी आवाज में पूछा। डू वान ने उसकी ओर देखे बिना ही अपनी निगाहें आगे की ओर टिकाए रखी। हमें नहीं पता, एक्टिवेशन रिमोट एल्डर्स के हाथों में है। उनके बीच एक अजीब सी ठंडक छा गई और उसने जवाब दिया, ये डर से नहीं बल्कि उम्मीद से उपजी थी। ये बम भविष्य में कभी भी फट सकता है, हो सकता है ये कल बजे, हो सकता है ये परसों बजे। हालांकि एक बात तो निश्चित थी कि जल्द ही पूरा ब्रह्मांड एक बार फिर उस अराजकता का गवाह बनेगा जिसकी तैयारी दुष्ट पंथ इतने वर्षों से धैर्यपूर्वक कर रहा था। प्रारंभिक दौर के बाद असली मुकाबला शुरू हुआ। वास्तविक 5 बनाम 5 इंटरस्टेलर सर्किट्स टूर्नामेंट, जिसमें एक क्रूर सिंगल एलिमिनेशन ब्रैकेट में 64 योग्य टीमें भाग ले रही है। यहां दूसरा मौका नहीं था, कोई बचाव का रास्ता नहीं था। एक बार हार गए तो टूर्नामेंट से बाहर, जिससे इस टूर्नामेंट में उलटफेर की काफी संभावना थी। हालांकि सैद्धांतिक रूप से सभी भाग लेने वाली टीमों के फाइनल में पहुंचने का समान अवसर था, लेकिन व्यवहार में स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत थी।
इंटरस्टेलर सर्किट्स में शीर्ष वरीयता प्रणाली के माध्यम से मुकाबलों का निर्धारण होने के साथ जो प्रारंभिक दौर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कृत करने के लिए डिजाइन की गई एक परंपरा है। टूर्नामेंट ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली टीमों को टूर्नामेंट में सबसे आगे बढ़ने के लिए अत्यधिक अनुकूल बनाया, जिससे उन्हें शुरुआती उलटफेर से बाहर होने से बचाया जा सके। सरल शब्दों में कहें तो प्रारंभिक दौर में आपने जितना अधिक स्कोर किया, आपकी रैंकिंग उतनी ही बेहतर होगी और पहले दौर में आपका प्रतिद्वंदी उतना ही कमजोर होगा। पहले स्थान पर रहने वाली टीम का सामना 64वें स्थान पर रहने वाली टीम से होगा, दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम का सामना 63वें स्थान पर रहने वाली टीम से होगा, और इसी तरह आगे भी। और इस साल जिनेवा के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए वर्षों के संघर्ष के बाद रोडोवा मिलिट्री अकादमी ने ग्रुप बी में अपने चौंका देने वाले 475 खिलाड़ियों को बाहर करने के दम पर नंबर 1 वरीयता प्राप्त टीम के रूप में गर्व से अपनी जगह बनाई, यहां तक कि जिनेवा मिलिट्री अकादमी को भी पीछे छोड़ते हुए, जो 460 खिलाड़ियों के साथ दूसरे स्थान पर रही। अब जब वरीयता क्रम तय हो चुका है, तो टूर्नामेंट की दो सबसे खतरनाक टीमें रोडोवा और जिनेवा ब्रैकेट के विपरीत छोर पर रखी गई है, और उनके एक दूसरे का सामना करने की संभावना तब तक नहीं है जब तक कि दोनों टीमें फाइनल तक न पहुंच जाएं। यह व्यवस्था कोई संयोग नहीं थी। टीमों को इस तरह से बांटा गया था कि टूर्नामेंट के अंतिम चरणों तक, यानी संभवतः सेमीफाइनल या ग्रैंड फाइनल तक, सबसे मजबूत टीमें एक दूसरे के आमने सामने न आएं। हालांकि सर्वश्रेष्ठ मुकाबले सर्किट के अंतिम दिनों के लिए आरक्षित थे, फिर भी आज सुबह दर्शकों में काफी जोश था, क्योंकि वे सर्किट की वास्तविक शुरुआत देखने के लिए उत्सुक थे। स्काई गॉड एरिना सर्किट का पहला दौर। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, और इस वर्ष के इंटरस्टेलर सर्किट्स मेन टूर्नामेंट के उद्घाटन मैच में आपका स्वागत है। डेरेक ने उत्साहपूर्वक घोषणा की। मैं डेरेक रे हूं, और हमेशा की तरह मेरे साथ मेरी प्रतिभाशाली सह मेजबान ली डिक्सन है। और क्या शानदार शुरुआत है, डेरेक, ली ने मुस्कुराते हुए सहजता से जवाब दिया। पहला वरीयता प्राप्त रोडोवा मिलिट्री अकादमी 64वें वरीयता प्राप्त सनफ्लावर मिलिट्री अकादमी के खिलाफ मैदान में उतर रही है। कैमरा दर्शकों के बीच घूमता हुआ दिखाई दिया, जिसमें जयकार करते प्रशंसक, अकादमी के झंडे और जीवंत ऊर्जा दिखाई दे रही थी, क्योंकि उनके नीचे विशाल अखाड़ा अपना रूप बदलने लगा था। गड़गड़ाहट, अखाड़े का फर्श हिलने लगा, प्लेटें खुद को फिर से व्यवस्थित करने लगी और चमकते हुए सिक्किटों ने जमीन पर पैटर्न उकेर दिए, और कुछ ही सेकंड में मंच कुख्यात तेजपाक अखाड़े में बदल गया, जो अपने खतरनाक इलाके के लिए जाना जाता है। पूरा युद्ध क्षेत्र एक ऊबड़ खाबड़ बंजर भूमि जैसा लग रहा था, जिसमें नुकीले पत्थर के शिखर धरती से दांतों की तरह निकले हुए थे। ये गतिशील लड़ाकों के लिए लड़ने के लिए एक बहुत ही कठिन इलाका था, क्योंकि यह एक असमान सतह थी जो नुकीले कांटों और चट्टानों से भरी हुई थी, जिससे समतल पैर जमाने के लिए बहुत कम जगह बचती थी। और पहले मुकाबले का युद्ध क्षेत्र कुख्यात तेजपाक एरिना है, डेरेक ने उत्साहपूर्वक कहा। यह मैदान नुकीले, धारदार पत्थरों से भरा पड़ा है जो प्रकृति के बारूदी सुरंग क्षेत्र की तरह काम करते हैं। यह एक ऐसा नक्शा है जो उन सभी को दंडित करता है जिनके पास बेहतरीन फुटवर्क, चपलता और नक्शे पर पूरा नियंत्रण नहीं है। डेरेक, ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण नक्शा है, ली ने आगे कहा। एक भी गलत कदम से आप चट्टान पर गिरकर घायल हो सकते हैं। लड़ाकों को न केवल अपने प्रतिद्वंद्वी से बल्कि अपने पैरों के नीचे की जमीन से भी सावधान रहना होगा। जैसे ही अखाड़ा स्थिर हुआ, बड़ी स्क्रीन पर लड़ाकों के परिचय प्रदर्शित होने लगे, जिसमें प्रत्येक नाम के साथ प्रारंभिक दौर के छोटे छोटे क्लिप दिखाए गए। आज रोडोवा के लिए लड़ने वाली उनकी 4 ग्रैंडमास्टर योद्धाओं में से एक और उनकी स्टार तीरंदाज मिनवा है, डेरेक ने घोषणा की, क्योंकि मिनवा के हाईलाइट रील में दिखाया गया कि वो प्रारंभिक दौर के दौरान कई विरोधियों को कितनी खूबसूरती से हरा रही थी। उन्हें डीपी, कोहली, एंजो और बॉक्सर का समर्थन मिलेगा। यह एक दिलचस्प विकल्प है जो कप्तान यूशेन और पहले वर्ष के 2 रहस्यमय खिलाड़ियों सु यांग और लियो स्काईशेड को इस मैच के लिए उनकी टीम से बाहर कर देता है, उन्होंने टिप्पणी की, जिससे दर्शकों में काफी निराशा फैल गई, जिन्होंने इस विकल्प पर जमकर हूटिंग की। अच्छा, डेरेक, ली ने जवाब दिया, रोडोवा को इस टीम पर बहुत भरोसा होगा, तभी तो कप्तान खुद आज मैदान पर नहीं उतर रहे हैं। देखते हैं कि उनका ये भरोसा रंग लाता है या बुरी तरह से उल्टा पड़ जाता है। मैच की शुरुआत में मिनवा ने सनफ्लावर के पहले लड़ाकू और कैप्टन, जो दोहरी तलवारबाजी करने वाला योद्धा था, के खिलाफ पहले कदम बढ़ाया। स्विश शुरुआती घंटी बजते ही मिनवा ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और अपनी उत्कृष्ट चपलता और सटीकता का इस्तेमाल करते हुए अपने प्रतिद्वंद्वी को उसके पास आने का मौका मिलने से पहले ही नीचे गिरा दिया। स्विश स्विश, उसने अपने प्रतिद्वंद्वी पर तीरों की बौछार कर दी, जिससे वो नुकीले पत्थरों से बचते हुए आगे बढ़ने को मजबूर हो गया। अंततः उसके प्रतिद्वंद्वी ने अपना संतुलन खो दिया और गलती से उसकी छाती में 2 तीर लग गए। धड़ाम धड़ाम, रोडोवा के लिए पहला खून, डेरेक चिल्लाया,
और देखो मिनवा ने पर्यावरण का कैसे इस्तेमाल किया। एच पाक के शोषण का क्लासिक उदाहरण। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि प्रतिद्वंद्वी के कवच ने हमले का सबसे ज्यादा असर झेला और ऐसा लग रहा था कि वो लड़ाई जारी रख सकता है। हालांकि कुछ ही सेकंड बाद जब वो घुटनों के बल गिर पड़ा और मुंह से खून खांसने लगा तो रेफरी ने मैच समाप्त करने की घोषणा कर दी और घुटनों के बल बैठे योद्धा को आगे खेलने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। ओह, निक्सन आगे नहीं लड़ सकती। मिनवा ने रोडोवा के लिए पहली जीत हासिल की। क्या वो दूसरे प्रतिद्वंद्वी से लड़ना जारी रखेंगी या वह अपना नाम बदल लेंगी? ली ने टिप्पणी की, क्योंकि मिनवा ने दूसरे मुकाबले से नाम वापस ले लिया, जिससे बॉक्सर को दूसरे प्रतिद्वंद्वी का सामना करने के लिए भेज दिया गया। सनफ्लावर अकादमी का दूसरा प्रतिद्वंद्वी एक तगड़ा योद्धा था, इसलिए बॉक्सर उससे मुकाबला करने के लिए एकदम सही प्रतिद्वंद्वी था। करीबी मुक्के मारने में माहिर इस मुक्केबाज ने प्रतिद्वंद्वी के मजबूत होने के फायदे को बेअसर कर दिया, क्योंकि उसने लड़ाई को मुक्कों के गहन आदान प्रदान और सहनशक्ति की परीक्षा में बदल दिया। हालांकि उसकी लड़ाई पूरे 7 मिनट तक चली, लेकिन अंततः उसने प्रतिद्वंद्वी के चेहरे पर नॉकआउट पंच मारकर जीत हासिल कर ली। बॉक्सर के बाद एंजो ने मंच संभाला और खतरनाक इलाके से गुजरते हुए उल्लेखनीय फुटवर्क का प्रदर्शन किया, साथ ही तलवार के वार से अपने प्रतिद्वंद्वी को निहत्था कर दिया, जिससे वो सीधे नुकीली चट्टानों के ढेर में जा गिरा। टकरा जाना सिर्फ गिरने मात्र से ही प्रतिद्वंद्वी अक्षम हो गया, क्योंकि एंजो ने 25 सेकंड से भी कम समय में जीत हासिल कर ली। रोडोवा की लगातार तीसरी जीत, डेरेक ने खुशी से कहा, और एंजो वही कर रहा है जो वो सबसे अच्छा करता है, जहां कोई अवसर नहीं दिखता वहां अवसर पैदा करना। इसके बाद कोहली आए, जिन्होंने रक्षात्मक रणनीति और वातावरण के हेरफेर का मिश्रण अपनाते हुए अपने प्रतिद्वंद्वी को थका दिया और फिर उन्हें एक नुकीली रिच पर पीछे की ओर धकेलकर एक और साफ जीत हासिल की। मैच का समय 12 मिनट 34 सेकंड। अंत में डीपी ने तलवारबाजी और शारीरिक नियंत्रण के क्रूर संयोजन से टीम सनफ्लावर के अंतिम सदस्य को पछाड़ते हुए मुकाबले को समाप्त कर दिया। तलवार के गहरे घावों और मांसपेशियों को काटने वाले घावों की एक श्रृंखला के माध्यम से प्रतिद्वंद्वी को तब तक अक्षम कर दिया जब तक कि वो एक भी मांसपेशी हिलाने में असमर्थ नहीं हो गया। और बस, डेरेक ने उत्साह से कहा। 5-0 से करारी हार। रोडोवा बिना एक भी फाइटर हारे 32वें राउंड में पहुंच गई। जैसे ही रोडोवा टीम एच पाक एरिना के शीर्ष पर गर्व से खड़ी हुई, भीड़ रोडोवा रोडोवा के नारे लगाने लगी। ली, आज के प्रदर्शन को देखते हुए ये रोडोवा टीम वाकई में गंभीर है, और सोचो, उन्होंने अभी तक अपने तुरुप के पत्ते भी नहीं खोले हैं। अगर आप जिनेवा या क्लैरेंस हैं, तो बेहतर होगा कि आप अभी से तैयारी शुरू कर दें। सहमत हूं, डेरेक। जब तक टीम के दिग्गज खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं, तब तक ये सोचना पड़ता है कि यह टीम वास्तव में कितनी मजबूत है और कल जिस दुर्भाग्यपूर्ण प्रतिद्वंदी का सामना करना है, उसे हराने के लिए वे किन खिलाड़ियों को मैदान में उतारेंगे। हाँ, रोडोवा जल्द ही सट्टेबाजों के लिए पैसा कमाने का सबसे सुरक्षित तरीका बनने वाला है। स्काई गॉड एरिना प्रतियोगियों के देखने के स्टैंड। यू शेन ने सबसे आगे की पंक्ति में बैठे दर्शकों के समूह से रोडोवा टीम के बाकी खिलाड़ियों को शांतिपूर्वक हावी होते हुए देखा। ये मैदान से कुछ ही मीटर की दूरी पर स्थित सबसे अच्छी सीटें थीं। वो भीड़ के साथ ताली बजाने और जयकारे लगाने लगा, हालांकि उसके विचार उत्सवपूर्ण होने की बजाय कहीं अधिक गणनात्मक थे। वो किसी और से बेहतर जानता था कि आज मुकाबला कर रहे अधिकांश साथियों के लिए सर्किट के मंच पर यह संभवतः उनकी पहली और आखिरी उपस्थिति होगी। दयालु कप्तान के रूप में यू शेन ने जानबूझकर उन्हें यह अवसर दिया था, जिससे प्रत्येक को सुर्खियों में आने, कुछ खिलाड़ियों को बाहर करने और शायद उन प्रायोजकों का ध्यान आकर्षित करने का मौका मिला जो उनके भविष्य को बदल सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि मिनवा को छोड़कर आज के किसी भी फाइटर को उनकी परिकल्पित सबसे मजबूत टीम का हिस्सा नहीं माना जा सकता। कल जब फाइनल के 32वें दौर का मैच होगा, तब उन्हें दोबारा मैदान में उतारने का उनका कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उन्होंने पहले से ही उन अन्य लोगों को मैदान में उतारने की योजना बना ली थी, वे लोग जो अभी तक मंच पर नहीं आए थे, ताकि उन्हें बाद के दौर में असली संघर्ष शुरू होने से पहले ही अपना हिस्सा दिखाने का मौका मिल सके। हालांकि ये सभी आंतरिक विचार केवल उनके अपने लिए थे, उन्होंने इन्हें अपनी टीम के साथ साझा नहीं किया, क्योंकि जब वे टीम के वार्म अप क्षेत्र में लौटे तो वे बस मुस्कुराते हुए और उनकी प्रशंसा करते हुए नजर आए। शाबाश दोस्तों, शानदार लड़ाई, आपने रोडोवा को गौरवान्वित किया, उन्होंने उनके कंधों पर थपथपाते हुए कहा, और उनकी खुशी में शामिल होकर उनके जीवन की एक यादगार स्मृति का हिस्सा बन गए। हालांकि लियो अलग था, कप्तान के विपरीत, जो सबके साथ घुलमिल रहा था। लियो एक कोने में अकेला बैठा रहा और सोचता रहा कि वो कब दोबारा स्टैंड पर जाकर मैच देख पाएगा, क्योंकि उसके लिए अन्य मैच देखना इस व्यर्थ टीम के जश्न से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा था। कप्तान, कृपया मुझे स्टैंड पर वापस जाने की अनुमति दें, लियो ने अंततः कहा, जब उसने देखा कि जश्न कभी खत्म नहीं होगा।
जिस पर यूशेन ने एक स्थिर सहमति में सिर हिलाया और लियो लगभग तुरंत ही वहां से निकल गया। दर्शक दीर्घा में लौटते ही लियो अपनी सीट पर बैठ गया। ठीक उसी समय जिनेवा और बिस्कॉफ अकादमी के बीच दूसरा मैच शुरू हुआ, जिसमें जिनेवा पहले से ही अपेक्षित 1-0 की बढ़त बनाए हुए था। रोडोवा की तरह ही ऐसा लग रहा था कि जिनेवा ने फिलहाल अपने सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को रोक रखा था और ज्यादातर मास्टर स्तर के योद्धाओं को ही मैदान में उतारा था। हालांकि कागजों पर योद्धाओं के स्तर में समानता दिख रही थी, लेकिन दोनों पक्षों के कौशल में अंतर स्पष्ट था। जिनेवा के प्रतिनिधियों ने सटीक रणनीति के साथ युद्ध क्षेत्र पर अपना दबदबा कायम किया और बिस्कॉफ की टीम को एक एक करके ध्वस्त करते हुए उन्हें लक्ष्य के पुतलों से ज्यादा कुछ नहीं दिखाया। और यही कारण है कि डेरेक, प्रशिक्षण और वातावरण एक योद्धा के प्रदर्शन में बहुत बड़ा अंतर पैदा करते हैं। जरा जिनेवा और बिस्कॉफ अकादमी की प्रशिक्षण सुविधाओं के बीच का अंतर देखिए, ली ने कहा, जैसे ही जंबोट्रॉन पर दोनों अकादमियों के प्रशिक्षण मैदानों की साथ साथ तस्वीरें दिखाई गईं। जिनेवा अकादमी का परिसर देखने में सबसे आधुनिक और उच्च तकनीक वाली सुविधा जैसा लग रहा था, जिसमें तरह तरह के भारित वेस्ट और सहनशक्ति वाली दौड़ के लिए बनाए गए विभिन्न रनिंग ट्रैक मौजूद थे। बिस्कॉफ अकादमी का प्रशिक्षण मैदान केवल एक कीचड़ भरा मैदान था जिसमें पुराने जंग लगे उपकरण पड़े थे, जो देखने में ऐसे लग रहे थे मानो एक दशक से अधिक समय से उनकी मरम्मत नहीं की गई हो। और इसीलिए अकादमियों के लिए सर्किट के भीतर लगातार उच्च अंक प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। विजेताओं और उपविजेता अकादमियों के लिए मौद्रिक अनुदान बहुत बड़ा है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ आनुवंशिक जागृति सीरम शॉट्स तक पहुंच मिलती है, डेरेक ने कहा, जैसा कि उन्होंने दर्शकों को सर्किट के नीचे छिपे दावों के बारे में याद दिलाया। अंत में जिनेवा मिलिट्री अकादमी ने भी अपने प्रतिद्वंद्वियों को 5-0 से बुरी तरह हराया और आसानी से राउंड ऑफ 32 में प्रवेश कर लिया। लियो दिन भर स्टैंड में बैठा रहा और चुपचाप एक एक मैच देखता रहा। उसके साथ केवल प्रोफेसर डेविड और मुयान फे ही थे, जिन्हें हर मुकाबले को बारीकी से रिकॉर्ड करने का काम सौंपा गया था। उनकी भूमिका केवल प्रशासनिक नहीं थी। उस रात बाद में रोडोवा टीम द्वारा फुटेज की पूरी तरह से समीक्षा की जानी थी और आगामी दौरों की तैयारी के लिए उसमें मौजूद पैटर्न, कमजोरियों और रणनीतियों का विश्लेषण किया जाना था। लियो को पूरी उम्मीद थी कि डेविड या फे में से कोई भी इतने सार्वजनिक स्थान पर उससे बातचीत शुरू नहीं करेगा। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, डेविड ने ही उससे बातचीत शुरू कर दी। क्या तुमने उस जादूगर की हरकत देखी, स्काईशिट? वो अपने प्रतिद्वंदी को अपने वास्तविक स्थान के बारे में भ्रमित करने के लिए ब्लिट्ज स्टेप्स नामक मंत्र का उपयोग मिरर वर्ल्ड के साथ कर रहा है। उसका असली शरीर अब तक 7 बार अपनी स्थिति बदल चुका है, प्रतिद्वंद्वी की पीठ तक चक्कर लगा चुका है, फिर भी मूर्ख प्रतिद्वंद्वी अभी भी उसे सामने से ढूंढ रहा है, डेविड ने बताया, जिस पर लियो ने सिर हिलाया। मैं एब्सोल्यूट विजन का उपयोग करके उसका पता लगा सकता हूं। मैं उसके असली शरीर को नकली से पहचान सकता हूं, लियो ने जवाब दिया, जिस पर डेविड ने समझदारी से सिर हिलाया। इसीलिए हम आपको प्रथम वर्ष के अनिवार्य पाठ्यक्रम के रूप में धारणा का अध्ययन कराते हैं, ताकि इस तरह के निम्न स्तर के भ्रम आप पर असर न कर सके। हालांकि अगर इसी सेटअप का इस्तेमाल ग्रैंडमास्टर स्तर के फाइटर या ट्रांसेंडेंट स्तर के फाइटर द्वारा किया जाए तो परिणाम बिल्कुल अलग होगा। ब्लिट्ज स्टेप्स द्वारा उत्पन्न गति में वृद्धि कम नहीं है, और यदि एब्सोल्यूट विजन के लिए आपकी साइकिल चलाने की गति पर्याप्त तेज नहीं है, तो यह आपकी इंद्रियों को उन चीजों को देखने के लिए भ्रमित कर देगा जो वास्तव में नहीं है। इसीलिए जब सूरज तेज चमक रहा हो तो हमेशा परछाइयों की अच्छी तरह से जांच कर लें। अगर आप गौर से देखें तो सिर्फ असली जादूगर की ही परछाई होती है, बाकी सबकी नहीं। डेविड ने लियो के साथ अपने अनुभवी अनुभवों को काफी खुलकर साझा करते हुए सिखाया। एक पल के लिए लियो को यह अजीब लगा कि डेविड अचानक उसे कुछ उपयोगी सिखा रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था मानो डेविड ने लियो के प्रति अपनी सारी दुश्मनी अकादमी में ही छोड़ दी हो। हालांकि शाम की आखिरी और सबसे रोमांचक लड़ाई समाप्त होने तक डेविड ने आखिरकार अपना असली रंग नहीं दिखाया। ताली बजाओ, एक बार जोर से ताली बजाते हुए वो अपने हमेशा के चिड़चिड़े चेहरे के साथ लियो की ओर मुड़ा, मानो दिन भर में उन दोनों ने जो भी ज्ञानवर्धक पल साझा किए थे वे अब मायने नहीं रखते थे। आखिरकार मुझे पता चल गया कि तुमने मेरी परीक्षा में कैसे नकल की। कई हफ्तों से यह बात मुझे परेशान कर रही थी कि तुमने ये कैसे किया, लेकिन आज आपसे बात करके मुझे आखिरकार पता चल गया कि कैसे। एब्सोल्यूट विजन के लिए आपकी साइकिल स्पीड पहले ही पूर्णता के स्तर पर पहुंच चुकी है, जिसका मतलब है कि आप पेंसिल से लिखे हुए को आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। इसी तरह तुमने मेरी परीक्षा में नकल की थी, और हालांकि मैं पिछली तारीख के लिए तुम्हारा अपराध साबित नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम फाइनल परीक्षा में दोबारा वही चाल न चल सको, डेविड ने कहा, और लियो जोर से हंस पड़ा। जाहिर तौर पर डेविड का उन सभी ज्ञानवर्धक बातों के पीछे का इरादा लियो की क्षमताओं का आकलन करना था, और लियो अनजाने में ही उसके जाल में फंस गया था।
आप मजाकिया हैं प्रोफेसर, मैं बिल्कुल भी धोखेबाज नहीं हूँ, लियो ने जवाब दिया और उसके पास से गुजरते हुए अतीत में किए गए किसी भी गलत काम को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सच कहें तो उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने हफ्तों बाद भी डेविड मध्यावधि परीक्षाओं को लेकर इतना परेशान रहेगा। अगर उसे पता होता कि प्रोफेसर इतना तुच्छ है तो वो और अधिक सावधान रहता। फिर भी यह एक सबक था, क्योंकि उसने खुद से वादा किया कि वो अब से अनौपचारिक परिस्थितियों में भी अपनी सच्ची अंतर्दृष्टि को प्रकट नहीं होने देगा। रोडोवा टीम विला के लिविंग रूम का माहौल आज की जीत के उत्साह से अभी भी गुलजार था। हालांकि दीवार पर लगे बड़े मॉनिटर पर चल रहे सामरिक क्लिप्स पर शायद ही किसी की नजर थी। क्या आप लोगों ने देखा कि मैंने आज उस बदमाश को कैसे धक्का देकर किनारे से नीचे गिरा दिया? वो मेरी तरफ ऐसे आया जैसे धड़ाम, और मैं बस एक तरफ हट गया और उसे हल्का सा धक्का दिया, धड़ाम, सीधा गड्ढे में। बॉक्सर ने उस पल को दोहराते हुए नाटकीय ढंग से हंसते हुए कहा। हाँ, वो गिरना बहुत बुरा था, डीपी ने बीच में कहा। बेचारे की हड्डी और चट्टान दोनों टूट गईं। वो दोबारा खड़ा भी नहीं हो पाया। हाँ हाँ, क्या शानदार जीत है, एनजो ने कहा। तुम वाकई बहुत शानदार लग रहे थे। टीम अपने यादगार पलों को याद करके और भी जोर से हंसने लगी। हालांकि कोने में चुपचाप बैठे लियो को उनके व्यवहार से सचमुच चिढ़ हो रही थी। सुधार करने, अगले मैच की तैयारी करने या आज के फुटेज से महत्वपूर्ण जानकारियां निकालने पर ध्यान देने के बजाय वे बीते कारनामों के बारे में डींगे हाँकने में समय बर्बाद कर रहे थे। उसे ये सब व्यर्थ का शोर लग रहा था। बस बहुत हो गया, यू शेन की तीखी आवाज ने शोरगुल को चीरते हुए कहा। स्क्रीन पर ध्यान दो। कमरे में तुरंत सन्नाटा छा गया क्योंकि सभी की निगाहें कप्तान की ओर मुड़ गईं। कल हमारा मुकाबला बटन मिलिट्री एकेडमी से होगा। इस साल हम उनसे एक बार भिड़ चुके हैं और उनके ही मैदान पर उन्हें 5-1 से आसानी से हरा दिया था। यू शेन ने बटन के पिछले मैचों की रीप्ले फुटेज की ओर इशारा करते हुए समझाया। लेकिन तब से उनमें काफी सुधार हुआ है। उन्होंने कुछ नए गुर सीख लिए हैं, उन्होंने शांत भाव से कहा, और टीम के सदस्य अब और भी गंभीरता से सुनने लगे। फिर भी बटन से कोई खास खतरा नहीं है। हमारी जानकारी के अनुसार उनके पास एक भी ग्रैंडमास्टर स्तर का योद्धा नहीं है। उनकी बुनियादी बातें अभी भी कमजोर है और उनकी समग्र शारीरिक क्षमता भी खराब है। हालांकि यू शेन का लहजा थोड़ा सख्त हो गया। ये सकिट्स है। अगर आप लोगों को कम आंकना शुरू करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आप धूल चाटते हुए नजर आएंगे। टीम ने सिर हिलाया, उनका पहले वाला उत्साह धीरे धीरे कम हो रहा था। कल के लिए हमारी टीम ये है, यू शेन ने आगे कहा। डू प्लेसेस मुकाबले की शुरुआत करेंगे और हमें पहली जीत दिलाएंगे। उसके बाद बटन अगले किसे भेजते हैं उसके अनुसार हम बदलाव करेंगे। बॉक्सर, कोहली और ड्रेक बारी बारी से खेलने के लिए तैयार रहें। आपका काम है बढ़त बनाए रखना। फिर उसकी नजरें लियो की ओर घूम गईं। और तुम, स्काईशिड, हमारे अंतिम साथी बनोगे। लियो ने जिम्मेदारी की गंभीरता को समझते हुए चुपचाप सिर हिलाया। तुम हमारी बैकअप योजना हो, यू शेन ने आगे कहा। अगर हालात बिगड़ते हैं तो तुम ही इस मैच को खत्म करोगे। यू शेन की आवाज थोड़ी नरम हुई, लेकिन उसमें और भी गंभीरता आ गई। इस समय हर अकादमी आपको एक्शन में देखने के लिए बेताब है। यही अपने आप में एक हथियार है। अगर हम उन्हें सिर्फ इतना ही दिखा दें कि वे आपसे डरें, बिना उन्हें अपनी पूरी क्षमता दिखाए, तो उनकी हर जवाबी रणनीति अहम समय पर धराशायी हो जाएगी। मेजर हैन, जो कमरे के पीछे हाथ बांधकर खड़े थे, ने यू शेन की बातों पर सहमति जताते हुए सिर हिलाया। अधूरी जानकारी होना हमेशा जानकारी न होने से ज्यादा खतरनाक होता है। इसीलिए यू शेन लियो के बारे में विरोधियों को गुमराह करने वाले आंकड़े देने के लिए उत्सुक था। हालांकि उसके मन में ये बात थी कि लियो को अंत में जीत के लिए केवल एक ही लड़ाई लड़नी है। लेकिन यू शेन ने अपने सपने में भी यह नहीं सोचा था कि आगे क्या होने वाला है। अगले दिन, राउंड ऑफ 32, आज भाग लेने वाले लड़ाकों में से एक होने के नाते लियो चुपचाप तैयार हुआ और दर्शकों के स्टैंड में अपनी जगह पर बैठ गया और मैच आधिकारिक रूप से शुरू होने से पहले रेफरी द्वारा अखाड़े के नक्शे का अंतिम निरीक्षण करते हुए देखता रहा। आज का युद्ध क्षेत्र फ्लैट प्रेयरीज था, नर्म घास का एक सरल, खुला मैदान जिसमें कोई बाधा या आवरण नहीं था। यह एक ऐसा युद्ध क्षेत्र था जिसे गतिशीलता और विशुद्ध द्वंद्व युद्ध कौशल को प्राथमिकता देने के लिए बनाया गया था, जहां पैरों की चाल, समय और अनुकूलन क्षमता ही परिणाम निर्धारित करती थी। छिपने के लिए कोई दीवार नहीं थी, फायदा उठाने के लिए कोई ऊबड़ खाबड़ इलाका नहीं था, बस साफ सुबह के आसमान के नीचे एक अंतहीन समतल भूमि थी। फिर भी नक्शे की सादगी और गंभीरता के बावजूद रोडोवा खेमे के भीतर का माहौल आश्चर्यजनक रूप से हल्का फुल्का बना रहा। आज मैं बटन एकेडमी को बुरी तरह हराऊंगा, डू प्लेसिस ने अपने दस्ताने ठीक करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, और उम्मीद है कि ऐसा करते हुए मैं शानदार दिखूंगा। क्लैरेंस एकेडमी की एक बेहद खूबसूरत लड़की आज मेरा मुकाबला देखने आ रही है, इसलिए मुझे उसे सबक सिखाना होगा।
बाकी लोग दबे स्वर में हंसे, कुछ स्कूली बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंसे और उस चंचल ऊर्जा में पूरी तरह से डूब गए। मुझे बस उम्मीद है कि कोई स्पॉन्सर मुझे नोटिस करेगा, बॉक्सर ने गंभीरता से स्वीकार किया। सच कहूं तो 16वें राउंड में पहुंचने के बाद कप्तान शायद हमें टीम में शामिल नहीं करेगा, इसलिए यह अपनी छाप छोड़ने का हमारा आखिरी मौका है। जैसे जैसे वास्तविकता सामने आती गई, माहौल अनौपचारिक और सुखद दुखद के बीच बदलता रहा। जो है सो है, ड्रेक ने कंधे उचकाते हुए कहा। मुश्किल काम कप्तान और बाकी खिलाड़ियों पर छोड़ देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम यहां रहते हुए कुछ शानदार नहीं कर सकते। हमने बटन एकेडमी के तौर तरीकों का अध्ययन कर लिया है, हम ये कर लेंगे। आज का दिन हमारा होगा। उत्साह भरी बातचीत शुरू हुई, लेकिन लियो अलग बैठा रहा, हाथ बांधे और निगाहें कहीं और देखती रहीं। वो इसमें शामिल नहीं हुआ, उसने कभी भाग नहीं लिया। उनके लिए ये सिर्फ दिखावा करने, प्रयोजन हासिल करने या अपरिहार्य निष्कासन से पहले आखिरी बार धूम मचाने का मामला नहीं था। उनके लिए यह एक युद्ध था। भले ही कागजों पर उनके प्रतिद्वंद्वी कमजोर थे, उनमें से कोई भी ग्रैंडमास्टर नहीं था, फिर भी लियो ने उन्हें कम आंकने से इनकार कर दिया। जबकि बाकी लोग मजाक कर रहे थे और कल्पनाओं में खोए बैठे थे, लियो चुपचाप बैठा था, अपने मन में सटीक सिमुलेशन चला रहा था कि प्रत्येक प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ उसकी लड़ाई कैसे आगे बढ़ सकती है। बटन एकेडमी उसकी किन आक्रमण शैलियों को तोड़ सकती है? अगर कोई छिपी हुई तकनीक उसे कोने में धकेल दे तो वह क्या करेगा? उन्होंने एक के बाद एक कई परिदृश्यों का विश्लेषण किया और तथाकथित स्पष्ट जीत को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और आत्मसंतुष्टि में डूबने से इनकार कर दिया। लियो के लिए हर लड़ाई वास्तविक थी, हर प्रतिद्वंद्वी खतरनाक था और कम आंकने का हर क्षण हार का कारण बन सकता था, चाहे दुश्मन कितना भी अनुभवहीन या नौसिखिया क्यों न लगे। हालांकि दुर्भाग्य से टीम में केवल वही एक ऐसा व्यक्ति था जो चीजों को उस नजरिए से देखता था, क्योंकि बाकी लोग वास्तविक लड़ाई की बजाय लड़कियों को प्रभावित करने और कूल दिखने में ज्यादा व्यस्त थे। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि ये बेवकूफ बिना किसी परेशानी के बच निकले। अपनी भलाई के लिए रेफरी द्वारा अंततः शुरुआती खिलाड़ियों को मैदान में आने का संकेत देने पर लियो ने अपना सिर हिलाते हुए सोचा, बस हो गया दोस्तों, यही मेरा इशारा है। मैं जा रहा हूं, मुझे शुभकामनाएं दीजिए, डू प्लेसिस ने अखाड़े में कदम रखने से पहले कहा, और फिर उन्होंने गर्जना करती भीड़ की ओर हाथ हिलाया और इशारा किया, मानो कोई शराबी शराब के तालाब में डुबकी लगाने के बाद उनकी सराहना में डूब गया हो। और हम राउंड ऑफ 32 की धमाकेदार शुरुआत कर रहे हैं। ली, तीसरे दिन के पहले मैच में रोडोवा का मुकाबला बटन से होगा, डेरेक ने घोषणा की और दोनों टीमों के लोगो जंबोट्रॉन पर दिखाई दिए। आज रोडोवा की टीम में 3 बदलाव किए गए हैं। डू प्लेसिस, ड्रेक और लियो स्काईशुट को टीम में शामिल किया गया है, जबकि मिनर्वा, डीपी और एंजो बाहर है। डेरेक, इस टीम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? रहस्यमय लियो स्काईशुट आखिरकार टीम में शामिल हो गया है, लेकिन कैप्टन यूशेन का अभी तक कोई अता पता नहीं है, ली ने व्यंग्यात्मक स्वर में पूछा, जिस पर डेरेक ने हास्यपूर्ण लहजे में जवाब दिया, यूशेन नहीं है, कोई बात नहीं। रोडोवा को बटन अकादमी को उसके बिना संभालने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा होगा। हालांकि बटन इस मुकाबले को रोडोवा की तरह हल्के में नहीं ले रही है। उन्होंने आखिरकार कैप्टन सैम को टीम में शामिल करने का फैसला कर लिया है, क्योंकि वो कल की टीम में एकमात्र प्रतिस्थापन के रूप में उनके तीरंदाज ऊर्जा की जगह ले रहे हैं, डेरेक ने कहा, जैसे ही जंबोट्रॉन पर रहस्यमय भालाधारी कैप्टन सैम के वीडियो क्लिप चल रहे थे। ठीक है, मैदान का निरीक्षण पूरा हो गया है, शुरुआती मुक्केबाजों को बुला लिया गया है, और यह डू प्लेसिस हैं जो रोडोवा के खिलाफ बटन के पिस्ताचियो के खिलाफ एक बहुत ही दिलचस्प हंटर बनाम हंटर शुरुआती मुकाबले में उतरेंगे, ली ने घोषणा की। जैसे ही शुरुआती मुक्केबाज युद्ध के मैदान में अपनी शुरुआती जगह पर पहुंचे, भीड़ उत्साह से चिल्ला उठी। स्काई गॉड एरिना, राउंड ऑफ 32, डू प्लेसिस बनाम पिस्ताचियो। जैसे ही दिन के पहले फाइटर फ्लैट प्रेयरीज एरिना में उतरे, भीड़ ने जोरदार जयकार की। डू प्लेसिस ने घमंडी मुस्कान के साथ अपनी छोटी तलवारों को ठीक किया और स्टैंड की ओर हाथ हिलाया, जहां रोडोवा के समर्थक जयकारे लगाने लगे, जबकि उनके सामने पिस्ताचियो ने चुपचाप अपने कंधे हिलाए, उसकी आंखें शांत और भावहीन थीं। और हम शुरू करते हैं, रेफरी द्वारा मैच शुरू करने का संकेत देते ही डेरेक ने कहा। डू प्लेसिस ने पहले हमला किया, तलवारें चमकाते हुए उसने पिस्ताचियो को रक्षात्मक मुद्रा में ला खड़ा किया। उसके हमले तेज और तीखे थे, सटीक वारों की बौछार ने पिस्ताचियो को कदम दर कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। फिलहाल तो सब कुछ डू प्लेसिस के पक्ष में है, ली ने टिप्पणी की। वो स्पष्ट रूप से तेज लड़ाकू है और वो इसका पूरा फायदा उठा रहा है। कुछ ही क्षणों में डू प्लेसिस ने पिस्ताचियो को अखाड़े की निर्धारित सीमा की ओर धकेलते हुए खेल की गति को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया। ओह, पिस्ताचियो को यहां सावधान रहना होगा,
उसके पास पीछे हटने के लिए जगह कम होती जा रही है। अगर वो 20 मीटर और पीछे हट गया तो रिंग से बाहर हो जाएगा। डेरेक ने टिप्पणी की। अपनी नाजुक स्थिति को समझते हुए पिस्ताचियो ने पीछे हटना बंद कर दिया और डटकर मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन तभी डू प्लेसिस के एक सटीक वार से उसके कंधे छिटक गए। खून की पहली धारा बहते देख भीड़ खुशी से झूम उठी, क्योंकि चारों ओर गर्म खून की धाराएं बहने लगीं। पिस्ता उस प्रहार से दर्द से कराह उठा, उसकी गतिशीलता कम हो गई, क्योंकि उसके पलटवार के घटिया प्रयास को डू प्लेसिस ने तुरंत नाकाम कर दिया, जिसने अपने प्रतिद्वंद्वी की छोटी तलवार को उसके हाथों से छीनकर उसे निहत्था कर दिया। वाह, डू प्लेसिस का क्या शानदार दांव है, वो तो मानो अपने प्रतिद्वंदी के साथ खेल रहा है, डेरेक ने कहा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उसका प्रतिद्वंदी उसकी दया पर है। डू प्लेसिस ने लड़ाई खत्म करने के बजाय दर्शकों की ओर सिर घुमाया और जीत की खुशी में हाथ उठाया। वो इस पल का आनंद लेना चाहता था, लड़ाई खत्म होने से पहले थोड़ा दिखावा करना चाहता था, लेकिन उसकी यह एक चूक उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जैसे ही भीड़ ने और जोर से जयकार की, पिस्ता ने भी इस अवसर का पूरा फायदा उठाने में जरा भी संकोच नहीं किया, क्योंकि उसने अपनी कमर के चारों ओर लिपटी म्यान से एक और तलवार निकाली और आगे की ओर झपटा, डू प्लेसिस के कमजोर ढंग से सुरक्षित किनारे को चकमा देते हुए। एक तेज और निर्मम वार की तरह उसने डू प्लेसिस के खुले चेहरे को चीर डाला। डू प्लेसिस लड़खड़ा गया, अविश्वास से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसने अपने सुंदर चेहरे से खून टपकते हुए महसूस किया। क्या? उसने अविश्वास से बुदबुदाया, इस बात से चिंतित था कि अब उसका सुंदर चेहरा कैसा दिख रहा होगा, क्योंकि पिस्ता ने उसके कनपटी पर एक और निर्णायक प्रहार किया, जिससे वो बेहोश हो गया। धड़ाम, डू प्लेसिस का बेजान शरीर फर्श पर गिरा और पूरा स्टेडियम सन्नाटे में डूब गया। अभी क्या हुआ? डेरेक ने हौंफते हुए कहा। पिस्ता ने पलक झपकते ही सब कुछ पलट दिया। ली ने सिर हिलाया। डू प्लेसिस बहुत ज्यादा घमंडी हो गया था। उसने मैच लगभग जीत लिया था, लेकिन दिखावे के चक्कर में उसे गंवा दिया। एक नौसिखिया वाली गलती। टिप्पणीकारों ने डू प्लेसिस की मूर्खता की आलोचना की, हालांकि उन्होंने लियो की तरह स्टैंड से खुलकर उसे गाली नहीं दी। साला दिखावा करने वाला बेवकूफ, लियो ने गुस्से में दांत पीसते हुए धीमी आवाज में बुदबुदाया। रेफरी ने विजेता घोषित करते हुए पिस्ता का हाथ ऊपर उठाया। और बस इसी तरह बटन अकेडमी ने बढ़त बना ली। रोडोवा 0-1 से पीछे है, डेरेक ने घोषणा की और भीड़ में मिली जुली खुशी और हैरानी की आवाजें गूंज उठी। लियो, अब हम क्या करें? हमने कभी सोचा ही नहीं कि अगर डू प्लेसिस पहला मुकाबला हार जाता है तो क्या होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब हम में से अगला कौन आगे आएगा? मुझे सिर्फ उनके आर्चर से लड़ना है, जबकि कोहली को उनके मैच से और बॉक्सर को उनके टैंक से मुकाबला करना है। लेकिन चूंकि हमने पहल खो दी है, तो अब हमें ही अगला लड़ाकू विमान भेजना होगा। तो कौन जाएगा? ड्रेक ने लियो से पूछा, जिस पर लियो ने एक लंबी आह भरी। उसने भीड़ में मौजूद यूशेन की ओर देखा, जिसे पहले से ही अंदाजा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसने बॉक्सर को अगला नंबर लेने का इशारा किया। बॉक्सर आगे बढ़ता है, लियो ने घोषणा की, क्योंकि इसके बाद नजदीकी रेंज के विशेषज्ञ ने हमला किया, जिससे बटन अकादमी को अपनी जवाबी रणनीति के साथ जवाब देने का मौका मिल गया। बॉक्सर, जो नजदीकी रेंज का विशेषज्ञ था, का सामना करने के लिए बटन ने अपनी फुर्तीली और तेज नजर वाली तीरंदाज डायने को भेजा, जो कागज पर बॉक्सर के लिए सबसे खराब संभावित मुकाबला था। हालांकि बॉक्सर से उम्मीदें अब भी बहुत अधिक थीं। आखिरकार बॉक्सर रोडोवा का फाइटर था, अकादमी के अधिकांश अन्य छात्रों से कहीं बेहतर था, और उससे अभी भी जीतने की उम्मीद थी, भले ही वो एक प्रतिकूल प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ हो। लेकिन जैसे ही बॉक्सर ने युद्ध के मैदान में कदम रखा, लियो की अंतरात्मा ने उसे चेतावनी दी कि कुछ गड़बड़ है। बॉक्सर जिस तरह से हिचकिचाया, उसके चेहरे पर जो घबराहट साफ झलक रही थी, वो सब स्पष्ट था। उसने उसका अध्ययन नहीं किया है, लियो ने दांत पीसते हुए महसूस किया। रेफरी द्वारा लड़ाई शुरू करने का संकेत देते ही बॉक्सर ने अपनी जानी पहचानी आक्रामकता के साथ हमला बोल दिया और दायने के हमला करने से पहले ही दूरी कम करने की कोशिश की, लेकिन यह एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था। उसके पास इतनी गति नहीं थी कि वो पलक झपकते ही 30 मीटर की दूरी तय कर सके, और इसी वजह से दायने को अपना पहला तीर चलाने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। स्विश, तारांकन, दायने ने बर्फ से ढकी एक तीर चलाई जो बॉक्सर के सामने जमीन पर जा लगी, जिससे मैदान का एक हिस्सा तुरंत जम गया और बॉक्सर लड़खड़ाते हुए फिसल गया, जिससे उसकी गति धीमी हो गई। परिस्थिति के अनुकूल ढलने और अधिक सतर्क दृष्टिकोण अपनाने के बजाय वो लापरवाही से आगे बढ़ गया। धमाका! इस बार दायने ने एक विस्फोटक तीर छोड़ा जो टकराते ही फट गया, जिससे बॉक्सर झुलसे हुए कब्डों और कई मामूली चोटों के साथ पीछे की ओर लड़खड़ा गया। वो सिर्फ एक तीरंदाज नहीं है, वो एक दुर्लभ जादूगरनी तीरंदाज है, डेरेक ने हैरानी से कहा। वो पहले से तय तीरों का इस्तेमाल नहीं कर रही है,
वो जरूरत के हिसाब से उन्हें जादू से अभिमंत्रित कर रही है। ली, बॉक्सर तो बिल्कुल बेमेल लग रहा है डेरेक। वो एक साधारण लड़ाई के लिए तो तैयार था, लेकिन इसके लिए उसने तैयारी नहीं की थी, ली ने जवाब दिया। आराम करने या गति धीमी करने के बजाय बॉक्सर ने अंधाधुंध आक्रामकता को और बढ़ा दिया, बिना सोचे समझे अंतर को कम करने का प्रयास किया। हालांकि उसके मुंह हवा में ही जा गिरे, क्योंकि दायने ने खुले मैदान का बखूबी इस्तेमाल करते हुए उसे आसानी से चकमा दिया। तब एक और बर्फीला तीर उसके टखने पर लगा, जिससे वो पल भर के लिए हिल डुल नहीं सका। लेकिन उसे बस उस एक पल की ही जरूरत थी, जैसे तारांकन त्विप तारांकन। दायने ने बॉक्सर के घुटने के पिछले हिस्से पर एक जोरदार प्रहार किया, जिससे वो गिर पड़ा। तुम मेरे हो, उसने उसी क्षण घोषणा की, इससे पहले कि वो उठने या संभलने की कोशिश भी कर पाता। एक तीसरे तीर ने उसे जमीन पर गिरा दिया, जिससे रेफरी को हस्तक्षेप करना पड़ा और उसे आगे खेलने में असमर्थ घोषित करना पड़ा। रोडोवा के लिए तो घोर अपमान है, डेरेक ने कहा। दायने के लिए यह एक स्पष्ट और निर्णायक जीत है। लियो मुश्किल से देख पा रहा था, वो इतनी जोर से दांत पीस रहा था कि उसे दर्द हो रहा था। बेवकूफ, उसने धीरे से बुदबुदाया। लेकिन ये बुरा सपना यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद कोहली ने बटन के तीसरे फाइटर के खिलाफ रिंग में प्रवेश किया, इस उम्मीद में कि वो स्थिति को अपने पक्ष में कर लेंगे। हालांकि बॉक्सर की तरह ही वह भी हार गया। उसकी अत्यधिक रक्षात्मक मुद्रा का फायदा बटन तलवारबाज ने उठाया, जिसने उसे मुश्किल स्थिति में फंसा लिया और कुछ ही मिनटों में उसे निहत्था करके अक्षम कर दिया। बटन ने एक और ले लिया, ली ने लगभग अविश्वास से चिल्लाते हुए कहा। फिर ड्रेक की बारी आई, जो अपनी सुनियोजित लड़ाई शैली के लिए जाने जाते थे, लेकिन घबराहट उन पर हावी हो गई। प्रतिद्वंद्वी ने समतल भूभाग का पुनर्तः लाभ उठाते हुए ड्रेक की धीमी प्रतिक्रियात्मक शैली को अपनी सरासर आक्रामकता से पछाड़ दिया और उसे मात दे दी, क्योंकि 5 मिनट के भीतर ही ड्रेक शर्म से बादलों को घूरते हुए पीठ के बल लेटा हुआ था। और इसी के साथ डेरेक ने घोषणा की, रोडोवा 4-0 से पीछे है। ली, मुझे नहीं लगता कि इस मैदान में किसी ने भी सोचा होगा कि बटन अकादमी रोडोवा जैसी टीम से इतने बड़े अंतर से आगे होगी। लियो बिना हिले डुले बैठा रहा, मैदान को खाली निगाहों से घूरता रहा। निराशा से उसका जबड़ा कस गया था। टूर्नामेंट की पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक रोडोवा अब शर्मनाक तरीके से टूर्नामेंट से बाहर होने से सिर्फ एक हार दूर थी, और अब स्थिति को संभालने की सारी जिम्मेदारी लियो पर थी। मुझे पता था कि ये बेवकूफ अपनी ताकत पर ध्यान देने के बजाय मुकाबलों और रणनीति पर ज्यादा ध्यान देते हैं। लियो ने मैदान में कदम रखते हुए बड़बड़ाया, जहां उसका स्वागत एक तनावपूर्ण और खामोश भीड़ ने किया, जिसने उसका उत्साहवर्धन तक नहीं किया। स्काई गॉड एरिना, राउंड ऑफ 32। रोडोवा की लगातार चौथी हार के बाद स्काई गॉड एरिना का माहौल नाटकीय रूप से बदल गया था। जो ऊर्जा कभी रोडोवा के पक्ष में थी, अब ठंडी और अनिश्चित सी लग रही थी, क्योंकि हजारों दर्शक घबराहट में आपस में फुसफुसा रहे थे। ली, ये तो वो रोडोवा नहीं है जिसकी हमें उम्मीद थी। डेरेक की आवाज बेचैनी भरे माहौल में गूंजी, जिसमें अविश्वास और तनाव का मिला जुला भाव था। नंबर 1 सीड रोडोवा अब बाहर होने की कगार पर है, बटन मिलिट्री एकेडमी से 4-0 से पीछे। ली ने गहरी सांस छोड़ते हुए सिर हिलाया। डेरेक, वे पूरी तरह से हार गए हैं, और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि यह सिर्फ एक खराब मुकाबला नहीं था, यह एक सोची समझी रणनीति थी। बॉक्सर, कोहली, ड्रेक सभी दबाव में बिखर गए। ऐसा लगता है जैसे बटन को ठीक से पता था कि रोडोवा को कैसे कमजोर करना है। हाँ, मेरा मतलब कोई मजाक नहीं है। डेरेक ने सिर हिलाया। बिल्कुल सही, ली। बटन अकादमी आज युद्ध की तैयारी के साथ आई थी, लेकिन रोडोवा अति आत्मविश्वास में थी और अब वे बैकफुट पर है। सोचो अगर वे यहां हार गए तो उनकी प्रतिष्ठा को कितना बड़ा झटका लगेगा। स्क्रीन पर लियो को जूम किया गया, जो शांति से अखाड़े की ओर चल रहा था और अपने यूटिलिटी बेल्ट में हथियार रख रहा था। और अब सब कुछ वाइल्ड कार्ड लियो स्काईशिट पर निर्भर है, डेरेक ने स्थिर आवाज में, लेकिन उस क्षण के भार को दर्शाते हुए कहा। ये प्रथम वर्ष का मुक्केबाज, जो इस वर्ष के प्रारंभिक दौर से पहले पूरी तरह से अज्ञात था। अगर रोडोवा को मुकाबले में बने रहना है तो उसे लगातार 5 मुकाबले जीतने होंगे। ली आगे की ओर झुके। लगातार 5 जीत, उन विरोधियों के खिलाफ जिन्होंने अब खून का स्वाद चख लिया है और जीत को अपने हाथ में देख सकते हैं। जंबोट्रॉन पर बटन की पूरी टीम दिखाई गई, जिसमें उनके कप्तान सैम समेत बचे हुए सभी 5 लड़ाके शांति से इंतजार करते नजर आ रहे थे। डेरेक, लियो के सामने एक पहाड़ जैसी चुनौती है, ली ने आगे कहा। न युशेन, न सू यांग, न मिनवा। उसे रोडोवा को वापस मुकाबले में लाने के लिए अकेले ही संघर्ष करना होगा। हालात बेहद गंभीर है। कैमरे में लियो को घास के मैदान में कदम रखते हुए कैद किया गया, जब उसने हल्के से अपनी गर्दन को समायोजित किया और अपने कंधों को घुमाया। और फिर भी, डेरेक ने थोड़ी नर्म आवाज में कहा,
मुझे नहीं लगता कि वो डरा हुआ दिख रहा है। भीड़ ने तनाव को भांपते हुए शोर मचाना शुरू कर दिया। कुछ लोग संदेह जताते हुए फुसफुसा रहे थे, कुछ चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन सबकी निगाहें उस अकेले फाइटर पर टिकी थी जो अपनी शुरुआती स्थिति लेने ही वाला था, क्योंकि असंभव वापसी की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर टिकी हुई लग रही थी। जैसे ही लियो ने युद्ध के मैदान में अपना शुरुआती स्थान ग्रहण किया, वो तुरंत इसे महसूस कर सकता था। ध्यान का भारी भार उस पर एक ज्वार की लहर की तरह टूट पड़ा। लाखों दर्शकों से स्काई गॉड एरिना खचाखच भरा हुआ था और उनकी सामूहिक निगाहें मानो उनकी आत्मा में गहराई तक उतर रही थीं। वातावरण चिंता से कांप रहा था। जिज्ञासा और उम्मीद की फुसफुसाहटें स्टैंडों में जंगल की आग की तरह फैल रही थीं। आसमान में ऊंचाई तक फैली विशाल दर्शक दीर्घाएं अंतहीन प्रतीत होती थीं, जहां कृत्रिम हवा में बैनर, झंडे और अकादमी के रंग लहरा रहे थे। ऊपर से देखने पर आकाश में दो सूर्य तेज रोशनी बिखेर रहे थे, जिसके कारण उसके शरीर की दो अलग अलग परछाइयां नीचे घास पर पड़ रही थीं। हफ लियो ने धीरे से सांस छोड़ी, उसकी पैनी निगाहें इलाके का जायजा ले रही थीं। सपाट, चौड़ा, खुला, मैदानी युद्ध क्षेत्र देखने में सरल लगता था, लेकिन छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। ये द्वंद्व युद्ध के लिए एकदम सही मंच था, कठोर और ईमानदार। लेकिन लियो को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली चीज अखाड़ा नहीं थी। उसे इस बात का एहसास हुआ कि मैदान में मौजूद सभी निगाहें, सारी ऊर्जा केवल उसी पर केंद्रित थी। तो सर्किट में सेंटर स्टेज पर होने का एहसास ऐसा होता है, उसने सोचा, अपनी कटार पर पकड़ को ठीक करते हुए। एक जानी पहचानी ठंडक उसकी नसों में समा गई, जिससे भीड़ का शोर कम सुनाई देने लगा। वो अंधेरे में रहकर काम करने का आदी था, जहां उसका अस्तित्व एक क्षणिक फुसफुसाहट मात्र था। लेकिन आज छिपने का कोई रास्ता नहीं था, भीड़ से अलग, बटन एकेडमी से नहीं, और निश्चित रूप से रोडोवा टीम के सदस्य के रूप में उनकी जिम्मेदारी से यह बिल्कुल भी नहीं था कि वे किसी तरह अपनी टीम को जीत की ओर ले जाने का रास्ता खोजें। मैं ये कर सकता हूं, लियो ने अपने आप से कहा, और अपनी आंखों में ठंडी उदासीनता के अलावा कुछ भी नहीं लिए, नीचे गिरते हुए अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर इशारा किया। ले आओ, उसने संक्षिप्त और सरल शब्दों में कहा, और उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान फैल गई। रोडोवा से उससे पहले आए अन्य लोगों के विपरीत, लियो को इस बात की कोई घबराहट नहीं थी कि उसका सामना किस प्रतिद्वंद्वी से होगा, और न ही उसके पास उनसे निपटने के लिए कोई कठोर रणनीति थी। उसके पास किसी भी प्रतिद्वंद्वी का सामना करने का आत्मविश्वास था, चाहे मुकाबला कैसा भी हो, और इसलिए जब उसकी पहली प्रतिद्वंद्वी दाहिने मंच पर आई, तो लियो ने उसका स्वागत केवल एक ठंडी मुस्कान के साथ किया। शुरू करो, रेफरी ने इशारा किया, और लियो ने दाहिने पर झपट्टा मारा, ठीक उसी तरह जैसे उससे पहले बॉक्सर ने किया था। हालांकि बॉक्सर के विपरीत, जो दाहिने द्वारा तीर चलाने और निशाना साधने से पहले 30 मीटर की दूरी तय नहीं कर सका था, लियो ऐसा कर सका। जल्दी, दायने ने घबराकर सोचा, क्योंकि पलक झपकते ही लियो उसके सामने आ गया था। उसने लियो के ऊंचाई से आ रहे वार को रोकने के लिए अपना धनुष उठाया, लेकिन दुर्भाग्य से जैसे ही लियो के दोहरे खंजर उसके धनुष के ठोस धातु के हैंडल से टकराए, हमले को रोकने के बजाय वह बीच से टूट गया, क्योंकि लियो ने उसके हथियार को पूरी तरह से काट दिया। क्या? दायने ने घबराहट में हौंफते हुए कहा, और पीछे हटकर दूरी बनाने की पूरी कोशिश की। हालांकि लियो ने उसके हिलते ही उसे गिराने के लिए शैडो बाइंड को सक्रिय कर दिया, जिससे उसे मैच खत्म करने के लिए आवश्यक अवसर मिल गया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, अपने खंजर के कुंद हिस्से से बेरहमी से उसके चेहरे पर वार करते हुए लियो ने उसे बुरी तरह से पीटकर बेहोश कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, उसने उसकी नाक और 2 दांत तोड़ दिए, जो एक क्रूर नॉकआउट था। सांस फूलना, जब दर्शकों ने एक खूबसूरत गोरी लड़की को एक काले बालों वाले लड़के द्वारा इस तरह बेरहमी से पीटते हुए देखा तो वे दहशत से कांप उठे। फिर उन्होंने उसी हिंसा के लिए जोर जोर से जयकारे लगाए, क्योंकि उन्हें उसके दांत के चेहरे से उड़कर बाहर निकलने के धीमे धीमे दिखाए गए दृश्य का आनंद आया। और दायने का खेल यही समाप्त होता है। तीरंदाज हार गया, तीरंदाज खेल से बाहर हो गया, ली ने उत्साहपूर्वक घोषणा की। लियो स्काईशेड ने रोडोवा के लिए एक गोल करके स्कोर 1-4 कर दिया है। क्या वो इस लय को बरकरार रख पाएगा? डेरेक ने पूछा, और दर्शक उत्साह से अपने नाखून चबाने लगे। मैच शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। स्काईशेड ने गति और ताकत का शानदार प्रदर्शन किया। वो यही दिखा रहा है कि ग्रैंडमास्टर योद्धा मास्टर स्तर के लड़ाकों से क्यों नहीं हार सकते, क्योंकि स्तर का अंतर इतना जबरदस्त है कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, ली ने कहा। तभी अगला लड़ाका पिस्ताचियो लियो का सामना करने के लिए आगे बढ़ा और रेफरी ने लियो को वापस उसकी शुरुआती जगह पर भेज दिया। मैं अपनी शुरुआती जगह से 1 इंच भी नहीं हिलने वाला, इसलिए आओ और जो चाहो कर लो। मेरा काम है अगले फाइटर के आने से पहले तुम्हें थकाना, क्योंकि भले ही मैं तुम्हें हरा न सकूं, लेकिन अगर मैं तुम्हें थका दूं, तो कैप्टन सैम निश्चित रूप से हमारे लिए अंतिम जीत हासिल कर लेंगे।
पिस्ता ने अपनी शुरुआती जगह लेते हुए घोषणा की, क्योंकि उसने लड़ाई शुरू होने से पहले लियो के साथ कुछ दिमागी खेल खेलने का फैसला किया था। डेरेक, ये क्या कर रहा है? ये अपने प्रतिद्वंदी को अपनी पूरी योजना क्यों बता रहा है? क्या ये कोई चाल है? क्या ये बेवकूफ है? या ये कोई सोची समझी रणनीति है? ली ने सोचा, जबकि उसके बगल में माइक पर डेरेक हंस रहा था। यही तो सर्किट की खूबसूरती है, डेरेक, चाहे वो जीनियस हो या बेवकूफ, हमें कुछ ही सेकंड में पता चल जाएगा, है ना? डेरेक ने कहा, जैसे ही रेफरी ने मैच शुरू करने का इशारा किया। पिस्ताचियो के इस साहसी बयान से लियो को कोई खतरा महसूस नहीं हुआ कि वो अपनी शुरुआती जगह से नहीं हटेगा। दरअसल, ये लगभग एक एहसान जैसा महसूस हुआ। कृपया हिलना मत, यहीं रहो और मैं इसे पलक झपकते ही खत्म कर दूंगा, लियो ने सोचा, और उसके होठों का कोना थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ गया। ऐसा कोई ब्रह्मांड नहीं था जहां वो मास्टर स्तर के लड़ाकू से गति की लड़ाई हार जाता, बल्कि इससे उसे तेजी से जीत हासिल करने का बेहतर मौका मिल गया। फिर भी उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे पूरी तरह से निश्चिंत नहीं होने दिया। पिस्ताचियो बेवकूफ नहीं था, खासकर डू प्लेसिस के खिलाफ जिस तरह से उसने मुकाबले का रुख पलट दिया था। वो एक धूर्त योद्धा था और उसके आत्मविश्वास के पीछे कोई जाल छिपा हो सकता था, इसलिए लियो ने थोड़ी सावधानी बरतने का फैसला किया। शुरू करना, रेफरी की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद दर्शकों में खुशी की लहर दौड़ गई। बिना किसी हिचकिचाहट के लियो ने पिस्ताचियो की ओर 2 खंजर फेंके। पहला खंजर तो पिस्ताचियो ने आसानी से रोक लिया, लेकिन दूसरे खंजर से बचने के लिए पिस्ताचियो को बाईं ओर तेजी से मुड़ना पड़ा, जो कि एक बहुत बड़ी गलती थी। उसके द्वारा उस चाल को चकमा देने से लियो को फायदा हुआ। ब्लेड स्विच, मानो पलक झपकते ही लियो अपने शुरुआती स्थान से गायब हो गया, मानो वो पूरी तरह से ही गायब हो गया हो। अनुभवहीन व्यक्ति की नज़र में ये किसी टेलीपोर्टेशन जैसा प्रतीत होता था, क्योंकि एक पल वो अपने प्रतिद्वंद्वी से 30 मीटर आगे खड़ा था और अगले ही पल वो उसके पीछे था, मानो मौत की फुसफुसाहट सुनाई दे रही हो। इससे पहले कि उसका प्रतिद्वंद्वी मुड़ भी पाता, लियो ने बेरहमी से अपने खंजर आगे बढ़ाए और पिस्ताचियो की पीठ के निचले हिस्से में कवच की प्लेटों के बीच के कोमल ऊतकों को भेदते हुए उसकी रीढ़ की हड्डी में मौजूद महत्वपूर्ण तंत्रिका गुच्छों को काट दिया। आने के लिए धन्यवाद, लियो ने ठंडे स्वर में उसके कान में फुसफुसाया। अगले साल फिर आने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ही उसकी नसें कट गईं, पिस्ता का शरीर एक कटी हुई डोर वाली कठपुतली की तरह आगे की ओर लुढ़क गया और भीड़ जयकारे लगाने लगी। स्काईशट का एक और शानदार अंत, उसने रोडोवा के लिए एक और अंक हासिल कर लिया, डेरेक ने विस्मय से भरी आवाज में कहा। इस बार उसने अपने प्रतिद्वंदी की रीढ़ में बेरहमी से वार करके उसे हराया है। क्या इस आदमी को दया नहीं आती? ये तो बेरहमी से किया गया अंत है। ली की आवाज तुरंत सुनाई दी। वो पल भर की हरकत, क्या वो टेलीपोर्टेशन थी? नहीं, नहीं, उसमें एक रूप और संरचना थी। वो किसी उन्नत तकनीक का बेहतरीन प्रदर्शन था। स्काईशट के पास वाकई कमाल के हुनर है। कैमरा कुछ पल के लिए बटन एकेडमी की तरफ अखाड़े के उस हिस्से की ओर घूमा जहां कैप्टन सैम ने अपनी आंखें सिकोड़ी। उसकी उंगलियां अपने भाले के डंडे पर थोड़ी कस गईं और दिन भर उसके चेहरे पर बनी हुई सहज मुस्कान गायब हो गई। सैम को अब गर्मी का एहसास होने लगा था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि लियो से लड़ना आसान नहीं होने वाला है। इसी बीच रोडोवा शिविर में यू शेन अपने चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिख रहे आक्रोश को मुश्किल से छिपाए हुए मैच को देख रहा था। अब लियो को अपने महत्वपूर्ण कौशल और तकनीकें उजागर करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, वे कार्ड जो टूर्नामेंट के बाद के अधिक महत्वपूर्ण चरणों तक छिपे रहने वाले थे। और यह सब उसकी अपनी गलती थी। उसने मूर्खतापूर्वक गलत साथियों पर भरोसा कर लिया था, यह मानते हुए कि उनमें ब्रह्मांड के अभिजात वर्ग के सामने टिके रहने की क्षमता है, लेकिन योद्धाओं की जगह वे अत्यात्मविश्वासी मूर्ख निकले, बिगड़े हुए बच्चे जो सबसे बड़े मंच पर दिखावा कर रहे थे। बटन अकादमी से कभी कोई खतरा नहीं होना चाहिए था, फिर भी वे यहाँ थे, 4-2 से आगे, सर्किट के इतिहास में सबसे बड़ा उलटफेर करने की कगार पर। वो स्कोरबोर्ड ही बटन के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, जो उनके लिए सम्मान का प्रतीक बन गई, एक ऐसा क्षण जिसके बारे में उनकी अकादमी दशकों तक गर्व से डींग मारेगी। और ये तब था जब लियो वापसी करने में सफल हो जाता, क्योंकि अगर वह नाकाम हो जाता, अगर उससे एक भी चूक हो जाती, तो ये रोडोवा के इतिहास में सबसे अपमानजनक हार साबित हो जाती। शुरुआती दौर में ही हार, एक ऐतिहासिक चूक। और इसका सारा दोष यू शेन पर पड़ेगा, क्योंकि जब सब कुछ दांव पर लगा था, तब उसने एक घटिया टीम के साथ जोखिम उठाने की हिम्मत दिखाई। हिम्मत रखो स्काईशट, डटे रहो, यू शेन ने प्रार्थना की और अपनी मुठियां कसकर भींच ली, लेकिन उसी क्षण उसने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधों पर हाथ रखा है। शांत हो जाओ, कप्तान, स्काईशट को जीतने के लिए तुम्हारी प्रार्थनाओं की जरूरत नहीं है। इन 5 को हराने की तो बात ही छोड़िए, वो अकेले ही 50 को हरा सकता है, भले ही वे सभी एक साथ उससे मुकाबला करें।
मेरे भाई की छोटी उंगली में बटन की तुलना में अकादमी के पूरे इतिहास में जितनी प्रतिभा है उससे कहीं अधिक प्रतिभा है। वो दूसरों की तरह गला घोटने वाला नहीं है, वो इसे संभाल लेगा, सु यांग ने आश्वासन दिया, मानो वो इस कठिन समय में यू शेन के मन की बात पढ़ रहा हो। उम्मीद तो यही है, यू शेन ने एक गहरी आह भरते हुए जवाब दिया, और उसने ठान लिया कि वो बी टीम के मूर्खों पर फिर कभी भरोसा नहीं करेगा। अगले कुछ मैचों में लियो को कोई खास चुनौती नहीं मिली। उसका तीसरा प्रतिद्वंदी, दोहरे खंजर चलाने में माहिर एक योद्धा, ने गति और छलावा करके उसे हराने की कोशिश की, लेकिन लियो की अभेद्य दृष्टि के सामने कोई भी दृष्टिहीनता नहीं थी। हर चाल को भांप लिया गया, हर कोण पर नजर रखी गई। 30 सेकंड के भीतर ही लियो ने प्रतिद्वंद्वी के वार को रोक दिया, उसे निहत्था कर दिया और इतनी जोर से जमीन पर पटक दिया कि अखाड़े का फर्श फट गया। चौथा योद्धा भारी ढालों से लैस था और उसने केवल रक्षात्मक रणनीति अपनाकर लड़ाई को टालने की कोशिश की, लेकिन लियो ने बेरहमी से कुशलता से उसके चारों ओर चक्कर लगाया, तेज फुटवर्क और सटीक कट का इस्तेमाल करते हुए उस व्यक्ति के रुख को धीरे धीरे ध्वस्त कर दिया। फिर अपनी कलाई को तेजी से घुमाते हुए और ढाल के नीचे एक कुशल पैंतरेबाजी करते हुए उसने प्रतिद्वंद्वी की थोड़ी के नीचे एक उल्टा खंजर जैसा वार किया, जिससे वो एक ही झटके में बेहोश हो गया। धड़ाम, एक और शिकार हो गया। रोडोवा 4, बटन 4। और बस हिसाब बराबर हो गया, डेरेक चिल्लाया, लगभग अपनी सीट से उठते हुए। लियो स्काइशेड ने रोडोवा को घोर निराशा से निकालकर बराबरी पर ला खड़ा किया। 4 मुकाबले 4 जीत, वो भी बिना किसी परेशानी के, डेरेक ने कहा, और देखते ही देखते भीड़ खुशी से पागल हो गई। रोडोवा समर्थकों की शुरुआती घबराहट आखिरकार दूर हो गई, क्योंकि अब वे इस रोमांचक मुकाबले का आनंद ले रहे थे, जिसमें उनके आखिरी फाइटर ने अकादमी की असली कीमत साबित कर दी थी। डेरेक, यह आदमी सबसे अलग है, ली ने आगे कहा, शांत, हिसाब किताब करने वाला, सटीक रणनीति वाला। वो सिर्फ जीत ही नहीं रहा, बल्कि पूरी तरह हावी हो रहा है। वो हर मायने में एक खतरनाक लड़ाकू है। जैसे ही धूल छटी, सबकी निगाहें बटन के आखिरी लड़ाकू पर टिक गईं। कप्तान सैम, वो धीरे धीरे अपनी सीट से उठा, नाक से सांस छोड़ते हुए उसने अपना लंबा काला भाला पकड़ लिया। उसके चेहरे के भावों को समझना असंभव था, न तो घबराहट थी, न ही घमंड, बस एकाग्रचित्त। वो रहा, डेरेक ने धीमी आवाज में कहा। कैप्टन सैम, बटन अकादमी का सबसे होनहार योद्धा, एक शीर्ष भाला चलाने वाला उस्ताद जो पूरे समय बैठकर सब कुछ देख रहा था। वो तरोताजा है, आराम कर चुका है, और लियो स्काइशेड की अब तक की हर चाल का विश्लेषण कर रहा है। ली ने आगे कहा, रोडोवा की वापसी किसी किंवदंती से कम नहीं है, लेकिन सब कुछ इस अंतिम मुकाबले पर निर्भर करता है। स्काइशेड बनाम सैम, आइस कोल्ड बनाम मिस्टर हॉट, एक ही लड़ाई से सब कुछ तय हो जाएगा। दर्शक अपनी सीटों पर आगे झुक गए, सांसें थम गईं। इस द्वंद्व युद्ध से तय होना था कि रोडोवा आगे बढ़ेगा या हारेगा, और हालांकि लियो के ग्रैंडमास्टर होने और सैम के सिर्फ मास्टर स्तर के फाइटर होने के कारण परिस्थितियां रोडोवा के पक्ष में झुकती दिख रही थीं, सैम के पास सबके लिए एक बड़ा सरप्राइज था। हर किसी ने मुझसे पूछा कि मैंने कल राउंड ऑफ 64 का मुकाबला क्यों छोड़ दिया, और इसका जवाब काफी जटिल था। मैं कल राउंड ऑफ 64 में अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि इसलिए नहीं पहुंच पाया क्योंकि मैं तैयार नहीं था। मैंने पिछली रात ग्रैंडमास्टर रैंक हासिल की थी और कल मुझे काफी संघर्ष करना पड़ा। लेकिन अब मैं तैयार हूं, और मैं अपनी टीम को अगले दौर में ले जाने की योजना बना रहा हूं। सैम ने आखिरी क्षण में एक चौंकाने वाली बात कहकर अपनी टीम को हैरान कर दिया। लियो को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसका प्रतिद्वंदी ग्रैंड मास्टर है या मास्टर। उसके लिए इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था कि वो किसे हरा रहा है। हालांकि सैम ने आखिरी क्षण तक अपनी सफलता को छुपाए रखा। इससे रोडोवा की स्काउटिंग प्रणाली की खामियां साफ उजागर हो गईं। उनकी पूरी बी टीम एक के बाद एक हार गई, क्योंकि उनके प्रतिद्वंद्वी उनकी अपेक्षाओं या तैयारियों के अनुरूप नहीं थे, और अब प्रतिद्वंद्वी के दल में एक अप्रत्याशित ग्रैंडमास्टर भी शामिल हो गया है जो लियो के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। सबक सीख लिया। इन बेवकूफों पर कभी भरोसा मत करो, सिर्फ वही मानो जो तुम्हारी आंखें देख ले, लियो ने सोचा और एक बार फिर लड़ने की मुद्रा में आ गया, जैसे ही उसने अपने प्रतिद्वंद्वी से निगाहें मिलाईं। प्रोत्साहित करना। रोडोवा के प्रशंसकों ने ये पता चलने पर कि उनका प्रतिद्वंद्वी एक ग्रैंडमास्टर है, और भी जोर से उनका उत्साहवर्धन किया, मानो इस उत्साहवर्धन से उनके लिए लड़ाई जीतना आसान हो जाएगा। हालांकि लियो ने सभी शोर और मंत्रों को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि वो एक बार फिर पूरी तरह से एकाग्र हो गया था। उसके सामने बटन कप्तान एकदम सही मुद्रा में खड़ा था, भाला उसके कंधों पर टिका हुआ था। 2 सूर्यों की रोशनी में पॉलिश किया हुआ ओब्सीडियन स्तंभ चमक रहा था, जबकि अखाड़े के समतल घास के मैदान हवा से झिलमिला रहे थे। सैम का व्यक्तित्व शांत और एकाग्रचित्त था। जब लियो ने उसकी आंखों में देखा तो वह जरा भी नहीं हिचका,
नहीं उसके शरीर से द्वेष या रक्त पिपासा का कोई संकेत निकला। उसने केवल तीक्ष्ण और अडिग इरादे का प्रदर्शन किया। शुरू करो। रेफरी ने उसी क्षण घोषणा की। जैसे ही सैम तेजी से आगे बढ़ा, उसका शरीर एक धुंधलेपन की तरह दिखाई दिया और उसने एक सटीक प्रारंभिक प्रहार किया। उसके भाले की नोक लियो की पसलियों की ओर लक्षित थी। मुझे इसका आभास हो रहा है, लियो ने सोचा, और उसने समय से पहले ही बचने की कोशिश नहीं की। वो 1 इंच के लिए एक तरफ हट गया, बस इतना ही, और अपनी कलाई के एक झटके से पलटवार किया। खटखट। तारानकन लियो के खंजर ने भाले के किनारे को छूते ही चिंगारियां उड़ उठी और भाला अपने रास्ते से भटक गया। उसकी गति मेरी तुलना में काफी धीमी है। वो भाला चलाने में निपुण है, लेकिन तेज नहीं, लियो ने कहा, क्योंकि उस एक ही बातचीत से उसे अपने प्रतिद्वंद्वी की गति का अंदाजा लग गया था। सैम ने जरा भी संकोच नहीं किया। लियो द्वारा उसके पहले वार को नाकाम करने के बाद सैम ने फुर्ती से घूमते हुए भाले को एक बड़े चाप में घुमाया और हवा में उछल गया। तूफान सर्पिल भाला पवन ऊर्जा से मुड़ गया, जिससे एक बवंडर उत्पन्न हुआ और वो लियो की स्थिति की ओर नीचे उतरने लगा। हालांकि लियो हमले के दौरान गायब हो गया। गायब होना। झट से तारानकन भाला धरती पर जा गिरा, जिससे घास और मिट्टी का एक टुकड़ा उड़कर आसमान में चला गया, लेकिन वह अपने लक्षित लक्ष्य से चूक गया। कहाँ? सैम ने आश्चर्य व्यक्त किया, क्योंकि लियो समझ गया था कि उसके प्रतिद्वंद्वी के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो गायब होने की प्रक्रिया को देख सके, जिससे ये लड़ाई पूरी तरह से उसके पक्ष में झुक गई और वो आसानी से सैम की पीठ के पीछे पहुंच गया। स्विश। हालांकि लियो ने हमला किया और उसे आश्चर्य हुआ कि सैम, जिसने ऐसा दिखाया जैसे वो उसे देख ही नहीं रहा हो, ठीक समय पर मुड़ा और अपने भाले पर उल्टी पकड़ बनाकर हवा में ही हमले को रोक दिया। खटखट। तारानकन। खटखट। तारानकन। तूफान सर्पिल। सैम ने गेल स्पाइरल से पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन लियो ने बैकफ्लिप करके चकमा दिया और सैम से दूरी बना ली, ताकि वह किसी जटिल जाल में न फंस जाए और लड़ाई की गति को अपने हिसाब से फिर से निर्धारित कर सके। ओह! दर्शकों ने तेज गति से हुए इस आदान प्रदान को देखकर स्तब्ध रह गए। रोडोवा के प्रशंसकों ने लियो को बाल बाल बचते हुए देखकर अपने पसीने पोंछे। हालांकि अधिक सतर्क प्रशंसकों को पता था कि उसने स्थिति को नियंत्रण में रखा हुआ था और वो कभी भी वास्तविक खतरे में नहीं था। टकराव सैम के एक बार फिर आगे बढ़ने पर दोनों के बीच फिर झड़प हो गई। हालांकि इस बार कौशल का उपयोग करने के बजाय लियो ने सर्जिकल सटीकता के साथ आगे बढ़ते हुए, सैम की पूरी पहुंच से ठीक बाहर रहते हुए, भाला चलाने वाले को परछाइयों का पीछा करने के लिए मजबूर कर दिया। कुछ सेकंड के लिए सैम ने लियो का पीछा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसके पास लियो के साथ तालमेल बिठाने की गति नहीं है, इसलिए उसने खुद को समायोजित किया और पीछे हट गया और एक और विशेष चाल की तैयारी करते हुए अपने पैरों में माना ऊर्जा प्रवाहित करने लगा। विभाजनकारी प्रहार, उसने घोषणा की। जैसे ही वो विस्फोटक धमाके के साथ आगे बढ़ा, उसके पैरों के नीचे की जमीन फट गई। सीटी उसके हाथ में मौजूद भाला सीटी की आवाज के साथ हवा में लहराया और लियो की छाती को भेदने के लिए लक्षित हुआ। लेकिन लियो तेज था। उसने अपना वजन नीचे गिराया और अपने धड़ को घुमाया, जिससे भाला उसके कंधे के ठीक ऊपर से निकल गया। लियो ने इसके जवाब में कहा, दर्पण जगत। पलक झपकते ही सैम को अनगिनत क्लोनों से घेर लिया गया। खुश करना। भीड़ जोर से चिल्लाई, क्योंकि यह ठीक उसी तरह का शानदार करतब था जिससे उनका खून तेजी से दौड़ने लगता था। यहां तक कि सैम भी एक पल के लिए असमंजस में पड़ गया। यह क्या है? कोई मायावी तकनीक है क्या? सैम ने जोर से बुदबुदाया, क्योंकि वह नकली चीजों के बीच असली को पहचान नहीं पा रहा था, जिससे लियो को इस लड़ाई में बढ़त हासिल करने का मौका मिल गया। / 2 क्लोनों ने सैम पर बेतहाशा वार किए, जिससे उसकी पूरी दृष्टि अवरुद्ध और ढक गई। सैम ने गेल स्पाइरल का उपयोग करके उन्हें तुरंत नष्ट कर दिया। हालांकि जब वो क्लोनों से निपटने में व्यस्त था, तभी असली लियो दूसरी तरफ से आया और सैम की जांघ पर गहरा घाव कर दिया। धड़ाम। तारानकन। सैम लड़खड़ा गया, उसके पैर से खून बहने लगा और कमेंटेटर बेकाबू हो गए। स्काईशिड ने पहला खून बहाया। डेरेक चिल्लाया, वो आक्रामक रुख अपना रहा है, उसने आगे कहा। तभी सैम ने दांत पीसते हुए अपनी रणनीति बदल दी। यह महसूस करते हुए कि अब से लड़ाई में लंगड़ाकर चलने से लियो के हमलों से बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसने स्थिति को अपने पक्ष में करने की उम्मीद में एक आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। स्वर्ग भेदी रूप, उसने घोषणा की, और जैसे ही यह सक्रिय हुआ, माना ऊर्जा ने उसके पूरे शरीर को एक धधकती आग की तरह ढक लिया। इसके बाद सैम ने एक व्यापक मुद्रा अपनाई, जो एक ऐसी सिलसिलेवार चाल की शुरुआत लग रही थी जिससे वह अपने आसपास के पूरे क्षेत्र पर हावी हो सकता था, क्योंकि उसकी योजना न्यूनतम हलचल के साथ अपनी जगह पर डटे रहने की प्रतीत हो रही थी। यह एक साहसिक कदम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा हो। वो मुझे घेरने की कोशिश कर रहा है और फिर भाले की कक्षा से मुझ पर वार करेगा।
दुर्भाग्य से मैंने ऐसे विरोधियों के खिलाफ प्रशिक्षण लिया है जो उससे कहीं बेहतर प्रदर्शन करते थे, लियो ने मुस्कुराते हुए सोचा। उसने जानबूझकर धीरे से एक खंजर आगे फेंका, जिसे सैम ने आसानी से रोक लिया, लेकिन उसने उस परछाई पर ध्यान नहीं दिया जो ब्लेड के साथ हिल रही थी। शैडो बाइंड। लियो ने शैडो बाइंड का इस्तेमाल करके सैम के पैर को वहीं रोक दिया, क्योंकि जब तक सैम को इसका एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये क्या? उसने बुदबुदाया जैसे ही लियो उसके करीब आया, लेकिन इससे पहले कि वो खुद को छुड़ा पाता, लियो ने उसकी सुरक्षा को भेदते हुए उसकी तकनीक को ध्वस्त कर दिया। ठंडे दिमाग से उसने हाथ पर वार करने का नाटक किया, फिर सीधे पैरों को निशाना बनाया और दूसरे पैर पर भी वार कर दिया। सैम जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उसकी दोनों टांगों की नसें कट जाने के कारण वह अपना वजन संभालने में असमर्थ था। और इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए लियो ने सैम की गर्दन के निचले हिस्से में अपना खंजर गाड़ दिया, लेकिन रेफरी द्वारा मैच समाप्त करने की घोषणा का इंतजार करते हुए उसने उसे पूरी तरह से नहीं भेदा। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। दर्शक और रेफरी दोनों ही स्तब्ध नजर आए। फिर रेफरी ने झट से लियो को सैम की पीठ से नीचे धकेल दिया और रोडोवा के पक्ष में जीत की घोषणा कर दी। तभी जाकर दर्शकों की सांसें वापस लौटी। प्रोत्साहित करना। लियो की जीत पर दर्शक खुशी से पागल हो गए। 4-0 से पिछड़ने के बावजूद उन्होंने रोडोवा के लिए 4-5 से जीत हासिल की, जो निस्संदेह जूनियर वर्ष के फाइटर द्वारा किए गए सर्वश्रेष्ठ एकल प्रदर्शनों में से एक था। ये खत्म हो गया है, ली ने फुसफुसाते हुए कहा। हो गया। स्काईशट जीत गया। रोडोवा बच गई। रेफरी द्वारा जीत का संकेत देते हुए हाथ उठाते ही डेरेक चिल्ला उठा। विजेता लियो स्काईशट, विजेता रोडोवा मिलिट्री अकादमी, रेफरी ने घोषणा की, और लियो ने भीड़ को एक छोटा सा अंगूठा ऊपर करके इशारा किया और ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो बिना कुछ कहे अपने प्रतिद्वंद्वी के रोते हुए शरीर के ऊपर से गुजर गया। उसकी आंखें ठंडी थीं और चेहरे के भाव समझ से परे थे। उन्हें खेल भावना या हारने वाले को सांत्वना देने जैसी बातों की कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने जश्न मनाने की जहमत ही नहीं उठाई। उसने पीछे मुड़कर देखने की जहमत भी नहीं उठाई। उनके लिए ये गौरव नहीं था, ये करना जरूरी था, इसलिए उसने इस पर जरा भी गर्व नहीं जताया। रोडोवा टीम रूम। मैच के बाद, अपनी जीत के बाद लियो के आलस भरे अंदाज में अंदर कदम रखते ही रोडोवा के वार्म अप क्षेत्र का दरवाजा एक हल्की सी हवा की सरसराहट के साथ खुल गया। लेकिन इससे पहले कि वो एक कदम भी आगे बढ़ा पाता, उसे घेर लिया गया। लाल आंखों और बहती नाक के साथ डू प्लेसिस उसकी ओर ऐसे दौड़ा जैसे कोई छोटा बच्चा बुरे सपने के बाद अपने माता पिता को देखकर दौड़ता है। भाई, वो रोते हुए बोला, लियो को गले लगाते हुए। उसकी आवाज में आधी हंसी और आधा रोना था। तुमने हमें बचा लिया। तुमने सचमुच हमें बचा लिया। मैं सोच भी नहीं सकता कि अगर तुम नहीं जीतते तो मुझे क्या क्या झेलना पड़ता। मुझे शर्म से अपना नाम बदलना पड़ता। कोहली भी बीच में आ गए और लियो का हाथ ऐसे पकड़ लिया जैसे वो उनकी जीवन रेखा हो। अकादमी के गलियारों में वापस जाने की बात तो भूल ही जाइए। मैं पूरी स्टार सिस्टम में अपना चेहरा भी नहीं दिखा पाऊंगा। मेरे अपने पिता भी मुझे बेदखल कर देते। ड्रेक ने जोश से सिर हिलाते हुए उनका अनुसरण किया। वे हमारा मजाक उड़ाते हुए गाने लिखते, द रोडोवा क्लाउन्स, जिसे पूरी आकाशगंगा में गाया जाता, लेकिन तुमने उन्हें चुप करा दिया। बॉक्सर घुटनों के बल बैठ गया, हाथ आसमान की ओर उठाए। स्काईशट की जय हो। वो महान व्यक्ति, वो किंवदंती, हमारी गरिमा का अंतिम अंश। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, कुछ असली, कुछ नाटकीय प्रभाव के लिए बड़ा चढ़ाकर दिखाए गए। मैच शुरू होने से पहले उनके चेहरे आत्मसंतुष्ट और आत्मविश्वास से भरे हुए थे, लेकिन अब शर्म से सिकुड़े हुए और कृतज्ञता से तरबतर थे। लियो उस अफरा तफरी के केंद्र में खड़ा था, चारों ओर से घिरा हुआ, घुटन महसूस कर रहा था। उसने गले लगाने का एक भी जवाब नहीं दिया, एक शब्द भी नहीं बोला। बेवकूफ, उसने मन ही मन बड़बड़ाया। उसका जबड़ा कस गया। वे सोचते हैं कि यह सब एक मजाक है, कि मैंने उन्हें इसलिए बचाया क्योंकि हम दोस्त हैं। उन्होंने न तो उनकी पीठ थपथपाई, न ही मुस्कुराए और न ही उनके अपराधबोध को कम किया। उसने उन्हें तड़पने दिया। उसने चुप्पी को कुछ देर तक कायम रहने दिया, क्योंकि उन्हें यह महसूस करने का हक था। तब टीम रूम में व्याप्त भारीपन अचानक बदल गया, क्योंकि मुख्य कक्ष के दरवाजे उनके पीछे जोर से खुल गए। टकराना। तारांकन यू शेन के चेहरे पर गंभीर भाव छाए हुए थे। उनके साथ सू यांग, मिनवा, प्रशिक्षक हेन, प्रोफेसर डेविड और मुयान फे भी थे, और सभी की निगाहें उन पर टिक गईं। यू शेन की नजर गिरे हुए चारों योद्धाओं पर पड़ी और वो भड़क उठा। तुम सब रोडोवा के लिए कलंक हो, वो चिल्लाया, अपनी उंगली को एक ब्लेड की तरह उनकी ओर इशारा करते हुए। कमरा उसके क्रोध से कांप उठा। डू प्लेसिस, बॉक्सर, कोहली और ड्रेक ने डांटे गए बच्चों की तरह तुरंत अपनी निगाहें नीचे कर लीं। तुम बटन एकेडमी को भी नहीं हरा सके। बटन, उनके पास सिर्फ एक ही असली योद्धा था,
बाकी सब तो जैसे तैसे काम चला रहे थे, और फिर भी तुम लोग नौसिखियों की तरह हार मान गए। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। तुम अहंकारी, आलसी, अप्रस्तुत थे, और सबसे बुरी बात यह है कि तुमने आज पूरी आकाशगंगा को रोडोवा पर हंसने का मौका दे दिया। नंबर 1 वरीयता प्राप्त टीम, तथाकथित दिग्गज, अब तो मसखरे बनकर रह गए हैं। हर शब्द पिछले शब्द से ज्यादा दर्दनाक था। किसी की सांस लेने की भी हिम्मत नहीं थी। यू शेन और करीब आया। इसके बाद खुद को सुधारने का दूसरा मौका मांगने के बारे में सोचना भी मत। सर्किट में आपका समय समाप्त हो गया है। हो गया। यह मेरी दया थी कि मैंने तुम्हें आज लड़ने की अनुमति दी। मैंने तुम पर भरोसा किया कि तुम अपना काम करोगे और शायद ऐसी स्पॉन्सरशिप हासिल करोगे जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन नहीं। मैं मूर्ख था, और मैं फिर कभी वही गलती नहीं दोहराऊंगा। तुम में से कोई भी अब सर्किट में नहीं लड़ेगा। कुछ पल की खामोशी छाई रही, फिर प्रशिक्षक हैन आगे बढ़े, हाथ बांधे हुए, चेहरे पर बर्फ जैसी ठंडक थी। मैं कप्तान से सहमत हूं, हैन ने सख्ती से कहा। तुमने अपने प्रदर्शन से इस अकादमी को शर्मिंदा कर दिया। जिनेवा, क्लेरेंस, पूरे शीर्ष 16, वे अभी हंस रहे होंगे। और वे क्यों न हंसे? तुमने उन्हें एक कॉमेडी शो दिखाया। आम लोगों के प्रति हमेशा नर्म दिल रहने वाला डेविड भी अपनी जुबान पर काबू नहीं रख सका और उसने कहा, वो दिखावा करने वाला डुप्लेसिस क्या था? तुमने अपने प्रतिद्वंदी को हरा दिया था, लेकिन तुमने उस मैच को सिर्फ तस्वीरों और शोहरत के लिए गंवा दिया। तुम्हारे जैसे मूर्खों की वजह से ही लोग मानते हैं कि आम लोग कुलीनों से हीन होते हैं। भला क्यों न माने, क्योंकि आम लोगों में सबसे अच्छे तो तुम्हारे जैसे मूर्ख ही होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को गर्व हो रहा होगा, क्योंकि आपकी मूर्खता ने लियो को उन कौशलों को उजागर करने के लिए मजबूर कर दिया जिन्हें उसे सेमीफाइनल के लिए बचाकर रखना चाहिए था। फे ने अंत में कहा, और उन्हें याद दिलाया कि उनकी वजह से लियो को अपने कुछ पत्ते समय से पहले ही खोलने पड़े। ऐसे कार्ड जिन्हें उसे बाद के राउंड के लिए बचाकर रखना चाहिए था। हालांकि उनकी मूर्खता के कारण उन्होंने न केवल इस दौर को बल्कि लियो के भविष्य के मुकाबलों को भी अशुभ साबित कर दिया था। कमरे का माहौल एकदम उदास हो गया। किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई, यहां तक कि आमतौर पर तीक्ष्ण बुद्धि वाले ड्रेक की भी। फिर अंत में यूशेन ने अपनी निगाहें लियो की ओर घुमाई। उसका गुस्सा पिघल गया। एक पल बीत गया, फिर वह आगे बढ़ा और थोड़ा झुककर प्रणाम किया। बहुत बढ़िया स्काईशिड, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं, यूशेन ने शांत स्वर में कहा। तुमने रोडोवा का नाम बदनाम होने से बचा लिया। तुमने सबको याद दिला दिया कि हम नंबर 1 क्यों हैं, और तुमने मुझे ये सबक भी सिखाया कि मूर्खों के साथ दोबारा कभी जुआ नहीं खेलना चाहिए, यू शेन ने कहा, और लियो ने सिर हिलाकर उसकी बात का जवाब दिया। इसके बाद सु यांग आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी और उसने लियो की ओर हाथ बढ़ाया। मैंने उससे कहा था कि तुमने सब कुछ संभाल लिया है, उसने यू शेन की ओर इशारा करते हुए कहा, जैसे ही लियो ने हाथ मिलाया और उसे मजबूती से पकड़ लिया। बेशक मैं उन मस्खरों के हाथों हारने वाला नहीं था, जैसा कि मुझे पता है कि तुम भी नहीं हारोगे, उसने जवाब दिया, और दोनों ने आपसी सम्मान में सिर हिलाया। फिर वे जोर से मुस्कुराए। ये ग्लेजिंग नहीं थी, वे बस दो भेड़िए थे जो एक दूसरे को पहचान रहे थे, जबकि कमरे में मौजूद बाकी लोग चुपचाप उनकी दोस्ती को पनपते हुए देख रहे थे। सर्किट अभी खत्म नहीं हुआ था और आगे के राउंड और भी कठिन होते जाने वाले थे। हालांकि रोडोवा टीम को आज निस्संदेह एक अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा, लेकिन लियो की प्रतिभा के कारण वे अभी भी टूर्नामेंट में बने हुए थे और उनके पास अभी भी खिताब जीतने का मौका था। इसलिए डांट फटकार और बधाई देने के बाद रोडोवा टीम कल की लड़ाई के लिए योजना बनाने और रणनीति तैयार करने में जुट गई। मानो आज के इस डर से एक अच्छी बात यह निकली हो कि इसने सभी को इस प्रतियोगिता की वास्तविक अप्रत्याशित प्रकृति के प्रति जागरूक कर दिया। यह एक ऐसा बदलाव था जिसका लियो कुछ सप्ताह पहले टीम में शामिल होने के बाद से बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अंततः टीम के आसपास का माहौल पहली बार केंद्रित और गंभीर प्रतीत हुआ। स्काई गॉड एरिना, दोपहर, दर्शक दीर्घा। रोडोवा की पूरी टीम दर्शक दीर्घा में एक साथ हडल होकर बैठी थी। कुछ सदस्य अभी भी अपनी युद्ध की वर्दी पहने हुए थे और वे टूर्नामेंट के लड़ाकों के बजाय बेमेल प्रशिक्षुओं के एक समूह की तरह दिख रहे थे। यू शेन प्रोफेसर के बगल में ठीक उनके पीछे बैठा था। उसकी पहले की आवाज अभी भी पूरी टीम के दिमाग में गूंज रही थी। अब टेप समीक्षाओं पर अत्यधिक निर्भरता नहीं, अब और अप्रत्यक्ष जानकारी नहीं। अब से प्रत्येक सदस्य स्काउटिंग के लिए अपनी आंखों का उपयोग करेगा। आप बैठकर प्रत्येक मैच को देखेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे और फिर शाम को जब टीम फुटेज की समीक्षा करने बैठेगी तो सकारात्मक योगदान देंगे। तो यहाँ वे बैठे थे, नंबर 1 वरीयता प्राप्त टीम, जिन्हें हिरासत में रखे गए दुर्व्यवहार करने वाले छात्रों की तरह एक लाइव स्काउटिंग सत्र में भाग लेने के लिए मजबूर किया गया था। उनमें से किसी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, यहां तक कि एंजो, जो आमतौर पर व्यंग्यपूर्ण टिप्पणियों से भरपूर रहता था,
भी चुप रहा जब उन्होंने जिनेवा मिलिट्री अकादमी को युद्ध के मैदान में कदम रखते देखा। रोडोवा के विपरीत जिनेवा ने अपने बेंच पर बैठे खिलाड़ियों को मैदान में उतारने की वही गलती नहीं दोहराई थी। कप्तान रामोस ने स्वयं लड़ाई की पहली लहर का नेतृत्व किया और शुरुआती 2 मैचों में जबरदस्त दबदबा बनाए रखा। वो कोई मजाक नहीं करता था, उसका हर कदम सटीक और सधा हुआ होता था। उसकी लड़ाई में भागे या दिखावे की कोई गुंजाइश नहीं थी। और रामोस की शुरुआती जीत के बाद जिनेवा ने शेष मुकाबलों के लिए डानेल नूना को बारी बारी से मैदान में उतारा। लड़का दुबला पतला था, उसने हल्के रंगों के कपड़े पहने थे, उसके पास एक सामान्य तलवार थी और उसने नामात्र का कवच पहना हुआ था। लेकिन वो इतनी सहजता से आगे बढ़ा कि सिंह राशि वाला भी उसे देखकर दंग रह गया। वो फुर्तीला था, अपनी स्थिति को लेकर खतरनाक था, जितना दिखता था उससे कहीं ज्यादा तेज और कुशल था। लेकिन जिस चीज ने लियो का ध्यान वास्तव में आकर्षित किया, वो सिर्फ उसकी लड़ने की तकनीक नहीं थी, बल्कि उनका व्यवहार। ओह, तुम्हारे पेट पर तो चर्बी है, उसने द्वंद्वयुद्ध के बीच में ही अपने एक प्रतिद्वंद्वी से कहा। उसकी आंखों में मासूम जिज्ञासा की चमक थी। चलते समय तुम्हारा पेट हिलता है। भीड़ खिलखिला उठी। प्रतिद्वंद्वी घबराया हुआ और शर्म से लाल हो गया। उसने और जोर से पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन इस अतिरंजित प्रयास ने उसे पलटवार के लिए खुला छोड़ दिया। हाँ, तुम तो अविश्वसनीय रूप से धीमे हो, डानेल ने ऐसे लहजे में कहा जैसे कोई बादलों की आकृतियों का अवलोकन कर रहा हो, न कि किसी गंभीर लड़ाई लड़ रहा हो। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने ये शब्द प्रतिद्वंदी को चिढ़ाने के इरादे से कहे हो। उसने बस कह दिए, मानो उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा न हो कि उसके शब्दों का क्या असर होगा। मानो उसे अपने विरोधियों की भावनाओं की कोई परवाह न हो, या इस बात की कि उसके शब्दों से भीड़ के सामने उसकी छवि कैसी बनेगी। वो एक बड़े बच्चे की तरह है, जो भावनात्मक रूप से कभी परिपक्व नहीं हुआ। वो एक शीर्ष फाइटर है, लेकिन उसमें अभी भी बचपन की मासूमियत बाकी है। लियो ने अपनी सीट पर आगे झुकते हुए और आंखें सिकोड़ते हुए सोचा। किसी वयस्क व्यक्ति का ऐसा व्यक्तित्व तभी विकसित होता है जब वो अत्यंत संरक्षित वातावरण में पला बड़ा हो। उनका परिवार उन्हें दुनिया की हर बुराई से बचाता है। यह निस्संदेह एक बिगड़ा हुआ बच्चा है, लियो ने निष्कर्ष निकाला। और जैसे ही वो इसके बारे में सोच रहा था, जंबोट्रॉन पर भीड़ में काले रंग के वस्त्र पहने एक लंबे आदमी का दृश्य दिखाया गया। उस आदमी का चेहरा और उसकी छाती पर बना प्रतीक चिन्ह देखते ही लियो का दिल एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया। छूरा भोंकना खून उसकी भूतिया नींद से उत्पन्न हुई झलकियां देखकर उसकी नींद में ही रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसने स्क्रीन पर प्रदर्शित व्यक्ति को तुरंत पहचान लिया। वो व्यक्ति सम्राट स्तर का योद्धा था जिसने अपने पूर्वज की हत्या की थी। वो व्यक्ति ब्लैक सरपेंट गिल्डमास्टर था। और ये रहा ब्लैक सरपेंट गिल्डमास्टर, साक्षात सम्राट डुप्रुवेल नूना, अपने बेटे को सर्किट में लड़ते हुए देख रहे हैं। उन्हें अपने बेटे के दबदबे पर गर्व होना चाहिए, ली डिक्सन ने स्पीकरफोन पर कहा, जबकि भीड़ डुप्रावेल के लिए जोरदार जयकार कर रही थी। जरा सोचिए, अगर आप डानेल नूना हैं, तो आप पर कितना दबाव होगा, ये जानते हुए कि आपके महान पिता भीड़ में से आपको लड़ते हुए देख रहे हैं। हाँ, अगर मैं उसकी जगह होता तो मेरी पैंट गीली हो जाती, डेरेक ने आगे कहा, और ली उसके मजाक पर हंस पड़ा। खैर, हम सब जानते हैं कि डुप्रुवेल अपने इकलौते बेटे से कितना प्यार करता है। हारने पर भी शायद वो ठीक रहेगा, ली ने जवाब दिया। तभी डानेल ने नॉर्थ स्टार अकादमी के आखिरी फाइटर को हरा दिया। और बस यही है दोस्तों, डानेल नूना, जिनेवा का उभरता हुआ स्टार किलर, अपनी टीम के लिए जीत लेकर आया है, जिससे जिनेवा राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है, डेरेक ने घोषणा की। और डानेल खुशी से उछलने और बैकफ्लिप करने लगा। दर्शकों और स्टैंड में बैठे अपने पिता को प्रणाम करते हुए खुशी से झूम उठा। लियो ने पलकें झपकाईं। क्या वो लड़का ब्लैक सरपेंट गिल्डमास्टर का बेटा है? लियो ने उलझन में पूछा, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि डानेल जैसा गंभीर योद्धा इतना मासूम बेटा कैसे पैदा कर सकता है। हालांकि सु यांग ने उसके प्रश्न के पीछे छिपे व्यंग्य को समझे बिना गंभीरता से उसे उत्तर दिया। हाँ, जिनेवा की टीम में हर कोई सुपरस्टार है। उनमें से हर एक किसी बड़े खानदान से है और उन्हें जबरदस्त समर्थन प्राप्त है। सिर्फ प्रतिभा के दम पर जिनेवा में जगह नहीं मिलती। ये सब राजनीति और खानदानी रुतबे का खेल है, सु यांग ने कहा, और लियो का माथा और भी सिकुड़ गया। अगर दुर्भाग्यवश मेरी लड़ाई में इस लड़के से सामना हो जाए तो मैं क्या करूंगा? क्या मैं इस लड़के को खत्म करके रोडोवा को बर्बाद कर दूंगा, या मैं उसकी पिटाई करके ब्लैक सरपेंट से अपना रिश्ता तोड़ने का जोखिम उठाऊंगा? लियो सोच रहा था, क्योंकि उसे ये सोचकर डर लग रहा था कि शायद किसी दिन उसे इस उछल कूद करने वाले मस्खरे से लड़ाई करनी पड़े। खैर, जब पुल पार करना होगा तब उसकी चिंता करेंगे। अभी उसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। उसे जल्दी ही एहसास हुआ, क्योंकि कुछ सेकंड तक एक असंभावित क्या होगा अगर परिदृश्य के बारे में सोचने के बाद लियो ने अपना ध्यान अगले प्लेटफॉर्म के बदलाव और क्लैरेंस अकादमी से कतार में खड़े लड़ाकों पर केंद्रित कर दिया।
ब्लैक सरपेंट गिल्डमास्टर के बेटे के सर्किट में भाग लेने की बात से केवल लियो ही परेशान नहीं था, बल्कि उससे ठीक ऊपर वाली पंक्ति में बैठी मुयान फे को भी अपने सीने में इसी तरह की बेचैनी महसूस हुई। बुजुर्गों ने चेतावनी दी थी कि सर्किट के दौरान कुछ बड़ा घटित होने वाला है। क्या इसका संबंध ब्लैक सरपेंट गिल्डमास्टर के बेटे से हो सकता है? उसने सोचा। उसकी निगाहें सिकुड़ गईं। महज संयोग नहीं हो सकता था कि कल्ट ऑफ एसेंशन ने अपनी चाल चलने के लिए टूर्नामेंट के इस विशेष संस्करण को चुना था, और अगर वे कुछ योजना बना रहे थे तो उसे पक्का शक था कि ब्लैक सरपेंट का उत्तराधिकारी किसी न किसी तरह इसमें शामिल था। आखिरकार डुप्रवेल नूना, पिछले ड्रैगन नोआ की क्रूर हत्या के बाद पंथ के भीतर सार्वजनिक दुश्मन नंबर 1 था। आरोहण पंथ कभी भी बिना उद्देश्य के आगे नहीं बढ़ा। वे अराजकतावादी नहीं थे, वे योजनाकार थे, दीर्घकालिक विनाश के सूत्रधार, जिन्होंने चुपचाप बीज बोए और धैर्यपूर्वक उनके अराजकता में तब्दील होने का इंतजार किया। यही कारण है कि उनकी उपस्थिति ने अभी मुयान फे के सीने में एक अजीब सी दहशत भर दी। क्या डानेल उनका खेल है? उसने सोचा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। क्या उसे ले जाना उनकी बड़ी योजना है? ये सिद्धांत उसके दिमाग में पत्थर की तरह जम गया। ये बात बिल्कुल तर्कसंगत थी। डुप्रवेल इतना शक्तिशाली था कि वो पंथ अकेले उसे चुनौती नहीं दे सकता था, लेकिन उसका बेटा इस समय लाखों गवाहों से घिरा हुआ तटस्थ स्थान पर नियमों और प्रतिबंधों के बीच हस्तक्षेप को रोकते हुए। हड़ताल के लिए ये बिल्कुल सही जगह थी। उन्हें उसे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस उसे पकड़ लो, उसका इस्तेमाल सौदेबाजी के लिए करो और गिल्डमास्टर को पंथ का स्क्रॉल वापस देने के लिए मजबूर करो। उसके कानों में दिल की धड़कन की आवाज तेज होती जा रही थी, क्योंकि अपहरण की योजना वो चीज नहीं थी जिससे वो सबसे ज्यादा डरती थी। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात से था कि इसके बाद क्या होगा। अगर टूर्नामेंट के बीच में कोई घटना घटित हो जाती है, या अगर डानेल अचानक लापता हो जाता है, तो हर कोई, अतिथि, प्रायोजक, यहां तक कि छात्र भी गहन जांच के दायरे में आ जाएंगे। और इसका मतलब ये था, सिंह राशि, अगर उन्हें उसके असली पृष्ठभूमि के बारे में कुछ भी पता चल जाए, अगर उसका एक भी टुकड़ा लीक हो जाए, तो वो अपनी बात पूरी नहीं कर ही नहीं सकी, क्योंकि लियो स्काईशेड इसके दुष्परिणामों से शायद बच न पाए। वे उसे खतरा करार देंगे, पंथ का एक गुप्त एजेंट या एक घुसपैठिया, जिसका मतलब ये होगा कि बुजुर्ग सही थे, उसे कुछ करना होगा, उसे आगे आकर उसे बचाना होगा, भले ही इसका मतलब ये हो कि उसे अपने ही छिपे हुए पत्ते योजना से कहीं पहले ही उजागर करने पड़े। कमांडर जैक्सन का कार्यालय, दोपहर का समय, एक गोपनीय सैन्य मुख्यालय के अंदर। सिगार के धुएं की सुगंध कमरे में धीमी गति से घुमावदार रूप में फैल रही थी, जो दीवार पर लगे विशाल स्क्रीन से आ रही प्रशंसकों की जयकार की दूर से गूंजती आवाज के साथ मिल रही थी। स्काई गॉड एरिना का लाइव प्रसारण धीमी आवाज में चल रहा था, जिसमें नवीनतम इंटरस्टेलर सर्किट्स मैच के मुख्य अंश दिखाए गए थे। कमांडर जैक्सन अपनी डेस्क के पीछे आराम से बैठे थे, एक पैर दूसरे के ऊपर रखा हुआ था और उनके बगल में आधी खाली पुरानी विस्की का गिलास रखा था। वो धीरे धीरे सिगार का कश ले रहा था, उसके स्वाद का आनंद ले रहा था। तभी एक हल्की सी डिंग की आवाज ने उसके शांति के क्षण को भंग कर दिया। उनकी डेस्क में लगा होलोग्राफिक मॉनिटर जगमगा उठा और कांच पर मोटे लाल अक्षरों में एक गोपनीय रिपोर्ट प्रदर्शित होने लगी। विषय: लियो स्काईशेड, वित्तीय इतिहास लेखा परीक्षा, अनुरोध, उच्च प्राथमिकता। जैक्सन ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। आखिरकार देखते हैं कि म्यू कबीले के भीतर कौन सा गुट इस लड़के का समर्थन कर रहा है। उसने बुदबुदाते हुए रिपोर्ट खोलने के लिए स्क्रीन पर टैप किया। पहले तो उसने रिपोर्ट की पहली कुछ पंक्तियों को सरसरी तौर पर पढ़ा, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही उसने सिगार को एक तरफ रख दिया और उठकर बैठ गया, जिससे उसके चेहरे पर शिकन आ गई। क्या? जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी भौहें और गहरी होती गईं और उसने क्रेडिट हिस्ट्री सेक्शन को बड़ा करते हुए स्क्रीन पर फिर से टैप किया। लड़कों के वित्तीय इतिहास की जांच का अनुरोध करने का एकमात्र कारण यह था कि आमतौर पर जब म्यू कबीला अपने बच्चों को बिना यादों के ब्रह्मांड में भेजता था, तो वे उनके बैंक खातों में बहुत सारे शून्य जमा कर देते थे। उनके लिए यह एक चुनौती थी कि वे अपनी याददाश्त खोकर अपना बैंक खाता ढूंढें, और जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें 200-500,000 एमपी जैसी भारी रकम से पुरस्कृत किया गया। और जबकि लियो के खाते में भी वही स्थिति थी, जिसमें उसके नाम पर 920,000 एमपी की भारी भरकम राशि थी, उस लेनदेन का सूत्रधार म्यू क्लैन नहीं था, बल्कि अंतरतारकीय आव्रजन और परिवहन का सार्वभौमिक विभाग था। क्या? जैक्सन ने फिर से कुछ बुदबुदाया, क्योंकि यह बात उसे समझ में नहीं आ रही थी। परिवहन विभाग केवल अपने कर्मचारियों या उन यात्रियों को ही पैसे देता था जिन्होंने विभाग के जहाजों पर सवार होकर ब्रह्मांड भर की यात्रा के दौरान श्रम कार्य किया था, और भले ही लियो ने इनमें से कोई भी काम किया हो, एक ही भुगतान में 920,000 कमाना असंभव था।
लोग इतनी रकम कमाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, इसलिए ये भी संभव नहीं है कि उसने इसे यूं ही कमा लिया हो। मैं ये देखना चाहता था कि मू कबीले का कौन सा गुट उसका समर्थन कर रहा है। इसके लिए मैंने उसके वित्तीय इतिहास का ऑडिट किया। लेकिन ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, जैक्सन ने अपनी सिगार का एक और कश लेते हुए कहा, क्योंकि वो इस स्थिति को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। उसकी निगाहें बार बार उस रेखा पर टिकी हुई थीं। निधि का स्रोत, सार्वभौमिक सरकार, अंतरतारकीय आप्रवासन और परिवहन विभाग। वो निराशा में अपना सिर हिलाने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। तान्या, प्यारी, उसने अपनी डेस्क पर मौजूद अल्पविराम बटन की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा। अंतरतारकीय आव्रजन और परिवहन विभाग में किसने लियो स्काईशिड नाम के व्यक्ति को 920,000 एमपी का लेन देन अधिकृत किया, इसका पता लगाओ। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि रिकॉर्ड कितने दबे हुए हैं। अधिकतम अधिकारियों से पूछताछ करो। मुझे नाम चाहिए, मुझे समय सीमा चाहिए, और अगर उस विभाग में म्यू कबीले का कोई मुखबिर छिपा है तो मैं चाहता हूं कि उसे सूर्यास्त से पहले निकाल दिया जाए। उसने निर्देश दिया, और दूसरी तरफ से एक मधुर स्त्री की आवाज आई, जी कमांडर। अच्छा, जैक्सन ने कहा, और पीछे की ओर झुक गया। उसकी निगाहें गहरी हो गईं। क्या सार्वभौमिक सरकारी एजेंसियों में 6 बड़े कुलों के वफादारों ने घुसपैठ कर ली है? जैक्सन ने आश्चर्य व्यक्त किया, क्योंकि वह इस डर से खुद को रोक नहीं पा रहा था कि 6 बड़े कुल सरकार की हर एजेंसी में जासूसों को तैनात कर रहे हैं। मुझे इस मामले की तह तक जरूर जाना होगा, उन्होंने ये कहते हुए अपनी बात समाप्त की, क्योंकि उन्हें सरकार के भीतर इतने बड़े कबीले के वफादारों के होने का विचार बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसी बीच एक दूर के ग्रह पर एक सराय के अंदर एक नकाबपोश आदमी बार की मेज पर झुका हुआ बैठा था। उसके कंधे झुके हुए थे और उंगलियां हल्की हल्की कांप रही थीं, ठंड से कम और पिछले कुछ हफ्तों में भूख और थकावट के कारण धीरे धीरे कमजोर हो जाने से ज्यादा। एक बियर और थोड़ी रोटी कृपया, उसने कर्कश स्वर में कहा। उसकी आवाज धातु पर घिसे हुए कंकड़ की तरह खुरदरी थी। दयालु आंखों और कोमल हृदय वाले एक विशालकाय ओर्क बारटेंडर ने सिर हिलाने से पहले उसे देर तक देखा। कुछ देर बाद वह झाग से भरे मग और मक्खन लगे हुए गर्म ब्रेड के 2 मोटे टुकड़े लेकर लौटा, जो सामान्य मात्रा से दोगुने थे। दोस्त, तुम भूख से बेहोश होते दिख रहे हो, ओर्क ने नरमी से कहा। खा लो, आराम से खाओ, और अगर और चाहिए तो मुझे बता देना। मांगने में कोई शर्म नहीं है, ओर्क ने विनम्रता से कहा, जिस पर उस आदमी ने चुपचाप सिर हिलाया और कांपते हाथों से एक टुकड़ा उठा लिया। नोम पहलाने वाला, छोटा और सावधानीपूर्वक लिया गया था। लेकिन जैसे ही गर्म रोटी उसकी जीभ से लगी, अनजाने में उसके मुंह से एक धीमी सी आवाज निकली जो आह और सिसकी के बीच की थी। आह, उसने राहत भरी आवाज में फुसफुसाया, क्योंकि उस क्षण उसे लग रहा था कि वो सीमित बंधन गायब हो गया है। उसने पल भर में खाना चट कर दिया, रोटी को जल्दी जल्दी खाया और मग को इस बेताबी से खाली कर दिया जिससे साफ पता चलता था कि उसने कई दिनों से, शायद हफ्तों से, ठीक से खाना नहीं खाया था। और जैसे ही उसने अपनी आस्तीन के पिछले हिस्से से अपना मुंह पोंछा और ओर्क को भुगतान करने के लिए काउंटर पर कुछ पैसे छोड़े, दयालु बारटेंडर ने झुककर एक प्रस्ताव रखा। अगर आपको कमरा चाहिए या और खाना चाहिए तो मेरे पास दोनों है, मुफ्त में। बस आपको अपनी तलवार से पीछे लकड़ी काटने में मेरी मदद करनी होगी। ओर्क ने पेशकश की, लेकिन उस आदमी ने जवाब में केवल अपना सिर हिलाया और बदले में एक कमजोर सी मुस्कान दी। मैं अभी नहीं रुक सकता, लेकिन प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, उसने जाते हुए कहा। हालांकि जैसे ही वो दरवाजे की ओर बढ़ा, उसकी नजर बार के पुराने टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही किसी परिचित चीज पर पड़ी। ये स्काई गॉड एरिना का प्रसारण था, दिन में पहले हुए कार्यक्रमों के पुनर्कथन। और कैमरा युद्ध के मैदान में खड़े एक युवक पर जूम कर गया। उसके काले बाल बिखरे हुए थे, हाथों में खंजर थे, आंखें ठंडी और केंद्रित थीं क्योंकि भीड़ उसका नाम चिल्ला रही थी। नकाबपोश आकृति की सांसें स्क्रीन पर टकटकी लगाए अटक गईं। पहले तो उसने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर एक और। लियो, वो नाम उसके रोकने से पहले ही उसके मुंह से निकल गया, लगभग फुसफुसाहट की तरह। स्क्रीन के पास पहुंचते ही उसके पैर अपने आप चलने लगे, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। प्रसारण में दिख रहा वो व्यक्ति, जो भयावह सहजता और शांत सटीकता के साथ एक के बाद एक प्रतिद्वंद्वी को पछाड़ रहा था, लियो था। उनका भाई, उसका छोटा भाई, जीवित, लड़ाई करना। फल फूल रहा है। उसकी उंगलियां धीरे धीरे आगे बढ़ी, स्क्रीन के किनारे को छूते हुए, मानो पलक झपकाने पर वह गायब हो जाएगी। उसका स्पर्श लियो के चेहरे पर ठहर गया, जो प्रसारण की झिलमिलाहट में हल्का सा चमक रहा था, क्योंकि उसके सीने में भावनाएं उमड़ रही थीं। शोक, राहत, अपराधबोध, गर्व, सब एक साथ उलझी हुई थीं, जैसे कोई गांठ जो महीनों से खुलने का इंतजार कर रही हो। उसने उस चेहरे को इतने लंबे समय से नहीं देखा था, और अब यह वही था, पूरे ब्रह्मांड को देखने के लिए तारों के पार प्रसारित हो रहा था।
हालांकि जैसे ही उसने उस पल का आनंद लेना शुरू किया, क्या तुम ठीक हो? पीछे से ऑक बारटेंडर की आवाज आई, जिससे वह अचानक वर्तमान में लौट आया। उस आदमी ने पलकें झपकाईं। स्क्रीन वहीं रही। लियो का अगला प्रतिद्वंदी पहले ही हार रहा था, लेकिन वो क्षण समाप्त हो गया क्योंकि उसने अपनी हुड को थोड़ा नीचे खींचते हुए मुंह फेर लिया। मैं ठीक हूं, उसने एक बार फिर खोखली आवाज में जवाब दिया, और बिना कुछ और कहे वो सराय से बाहर निकल गया, एक बार भी पीछे मुड़कर देखने की जहमत नहीं उठाई। वो वहां रहने का खर्च वहन नहीं कर सकता था। वो एक वांछित अपराधी था जिस पर इनाम रखा गया था और जिसके पीछे शिकारी कुत्ते लगे हुए थे, जिसके कारण एक ही जगह पर बहुत देर तक रहना खुद को स्वेच्छा से जंजीरों में जकड़ने के समान था। लेकिन जैसे ही उसने ठंडी शाम की हवा में कदम रखा, जैसे ही वो अपनी एड़ियों से चिपकी परछाइयों के साथ गली में गायब हो गया, कई हफ्तों में पहली बार उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। लियो जीवित था और स्वस्थ था, और किसी तरह केवल इस जानकारी ने ही ल्यूक के लिए आगे का रास्ता थोड़ा कम अकेलापन भरा बना दिया, क्योंकि उसे अंदर ही अंदर यह भरोसा था कि लियो जल्द ही उसे और परिवार के अन्य सदस्यों को ढूंढने आएगा। कमांडर जैक्सन ही अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो लियो के अतीत की छानबीन कर रहे थे। बटन एकेडमी के खिलाफ उनके शानदार प्रदर्शन के बाद कई अन्य लोगों ने भी उनके अतीत के बारे में छानबीन शुरू कर दी थी। लियो के उपनाम के साथ पहली समस्या उसके उपनाम स्काईशेड में निहित थी, और यह कि यह सु, मो, गु, लू, डू या यू में से किसी से भी संबंधित नहीं था, जिसका अर्थ है कि वो सार्वजनिक रूप से 6 महान कुलों में से किसी से भी जुड़ा हुआ नहीं था। और जहां कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि वो मो कबीले की संतान हो सकता है, जो उनके कई युवाओं की तरह बिना पारिवारिक नाम के ब्रह्मांड में आ गया हो, वहीं अन्य लोग इस बात पर दांव लगाने के लिए उत्सुक थे कि उसका मो कबीले से कोई संबंध ही नहीं है। विशेषकर इसलिए क्योंकि हर कोई उनकी स्मृति हानि या रोडोवा में उनके भर्ती होने के कारणों के बारे में नहीं जानता था। जिन लोगों ने सर्किट के माध्यम से अभी अभी उसके बारे में पता लगाया था, उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वो अभी भी अपने अतीत के टुकड़ों को जोड़ रहा है, इसलिए वे इस विश्वास की ओर झुके कि वो किसी अज्ञात और भूले हुए वंश का उभरता हुआ सितारा है। लेकिन दूसरा और अधिक चिंताजनक मुद्दा उनकी असाधारण प्रतिभा थी। प्रथम वर्ष के ग्रैंडमास्टर अपनी बेमिसाल गति और निर्मम दक्षता के साथ लियो की क्षमताएं पहले से ही शीर्ष कुलों के अधिकांश युवा प्रतिभाओं को भी पीछे छोड़ चुकी थीं। और किसी असाधारण व्यक्ति का बिना किसी प्रभावशाली पृष्ठभूमि के प्रकट होना, इससे कई भेड़ियों के मुंह में पानी आ गया। राजशाही स्तर के वंश बेहद दुर्लभ थे। 6 महान कुलों के बाहर सामान्य वंश से ऐसी क्षमता के उभरने की संभावना 1 खरब में 1 थी, या शायद इससे भी बदतर। इसी वजह से आकाशगंगा भर में मध्यम आकार के कबीलों के मुखिया अचानक खुद को कड़ी निगरानी में पाते थे। उन्होंने लियो में एक ऐसा रहस्य देखा जिसे सुलझाना जरूरी था, और शायद एक ऐसा खजाना जिसे हासिल करना जरूरी था। अपने परिवार की वंश परंपरा को ऊंचा उठाने के लिए बेताब होकर कई लोगों ने चुपचाप एजेंटों को उसकी उत्पत्ति की जांच करने के लिए भेजना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि उन्हें कोई भी विवरण मिल जाए जो उसके खिलाफ कार्रवाई को उचित ठहरा सके। क्योंकि एक बहुत ही कमजोर संबंध भी काफी होता है, क्योंकि उनकी दुनिया में गुमनामी और विरासत के बीच की रेखा एक विवाह अनुबंध और एक उपयुक्त समय पर किए गए परिचय से खींची जा सकती थी। स्काई गॉड एरिना, प्राइवेट व्यूइंग चैम्बर, अल्काजार क्लैन रेंटल सुइट। अल्काजार कबीला उन मध्य स्तरीय कबीलों में से एक था जिनके पास कुछ असाधारण योद्धा थे और आर्थिक क्षेत्र में उन्हें कुछ मामूली सफलता मिली थी। हालांकि वे एक शक्तिशाली कबीले के रूप में अपनी पहचान बनाने में पूरी तरह से सफल नहीं हो सके। उन्होंने एक ग्रह पर कुछ शहरों पर नियंत्रण कर रखा था और वे जहां रहते थे वहां काफी प्रसिद्ध थे। हालांकि सार्वभौमिक स्तर पर उनका प्रभाव कुछ खास मायने नहीं रखता था। हालांकि आज कबीले के मुखिया ने लियो के माध्यम से कबीले को उसकी साधारणता से ऊपर उठाने का एक अवसर देखा और उसने मौके पर ही इस पर अमल करने की योजना बनाई। केंद्रीय युद्ध क्षेत्र को देखते हुए एक आलीशान निजी बॉक्स के अंदर खड़े होकर अपने हाथों को पीठ के पीछे मोड़े हुए लॉर्ड अल्काजार अपनी सबसे छोटी और सबसे खूबसूरत बेटी की ओर देख रहे थे, जो कल तक उनकी आंखों का तारा थी। वो एकदम सही है, डेमियन अल्काजार ने बुदबुदाते हुए कहा। गति, प्रभाव, वंश, शायद एक सम्राट जैसी प्रतिभा का वंश भी, क्योंकि अगर वो कम से कम इतना प्रतिभाशाली नहीं है तो वो पहले वर्ष के ग्रैंडमास्टर के रूप में रोडोवा टीम में कभी जगह नहीं बना पाएगा। अल्काजार ने यह अनुमान लगाया, जबकि उनके पीछे सेरिना अल्काजार लवेंडर रेशमी गाउन में अकड़ी खड़ी थी। उनके होंठ हल्के से कांप रहे थे। कल राउंड ऑफ 16 खत्म होने के बाद उसके अगले दिन सभी फाइटरों के लिए आराम का दिन है। उस दिन उन्हें अनिवार्य साक्षात्कार और मुलाकातों में भाग लेना होता है, और यही हमारे लिए अपनी छाप छोड़ने का मौका है। डेमियन ने अपनी बात शुरू करते हुए मुड़कर अपनी पसंदीदा बेटी की आंखों में सीधे देखा। 100,000 MP। मैंने इस एक्सेस पास के लिए यही कीमत चुकाई है,
जो रोडोवा के वीआईपी मीट एंड ग्रीट इवेंट में व्यक्तिगत प्रवेश की गारंटी देता है, डेमियन ने अपने हाथों में पास लहराते हुए कहा, जिसे देखकर सेरेना को सीने में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। मैंने आज रात आपकी ड्रेस की फिटिंग का इंतजाम कर दिया है और मैंने जिनेवा की एक स्टाइलिस्ट से भी संपर्क कर लिया है जो कल सुबह आ रही है, और मैं उसे कुछ ही घंटों में फिटिंग करवाने के लिए जो भी खर्च आएगा वो दे दूंगी। पिताजी, मैं, सेरेना ने बीच में दखल देते हुए लड़खड़ाती आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं है कि मैं ये कर पाऊंगी। तुम्हें करना ही होगा, डेमियन ने गुस्से से जवाब दिया और उसके कंधों को पकड़ लिया। उसकी आंखों में पागलपन भरी नजर और भी तीव्र हो गई। ये तुम्हारे बारे में नहीं है, ये कबीले के बारे में है। उन्होंने वीआईपी बॉक्स में लगी स्क्रीन की ओर इशारा किया, जहां लियो के दिन के पहले के मैचों के बेहतरीन अंश चल रहे थे। अगर वो किसी महान कुल से है, बहुत बढ़िया, हम विवाह के माध्यम से उनसे जुड़ जाते हैं। इससे हमारा रुतबा और प्रभाव बढ़ता है। वो आगे झुका, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। और अगर वो ऐसा नहीं है, तो और भी अच्छा, फिर हम उसे अपने वश में कर लेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, अपने झंडे तले प्रतिभाशाली स्काई शॉट्स की एक पीढ़ी तैयार करेंगे और अपनी वंश परंपरा को हमेशा के लिए समृद्ध करेंगे। सेरेना की सांस अटक गई। मुझे पता है कि तुम कुंवारी हो, मुझे पता है कि यह अप्रिय है, लेकिन कुलीन वंश में जन्म लेने वालों का यही दायित्व होता है। सेरेना, तुम्हें ये चुनने का अधिकार नहीं है कि तुम किससे प्यार करो, तुम्हें केवल विरासत की सेवा करने का अधिकार है। अपने पिता की बातें सुनकर सेरेना की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने उन्हें बहने नहीं दिया। वो ऐसा कर ही नहीं सकती थी। एक क्षण के लिए डेमियन का लहजा थोड़ा नर्म हुआ, लेकिन केवल थोड़ा सा। कुछ बोल्ट पहनो, कमर पर कसा हुआ, उसे थोड़ा सा कंधा दिखाओ, मासूमियत में थोड़ी सी मोहकता का भाव। मर्दों को यही पसंद आता है, योद्धाओं को, वे खून का स्वाद चखने तक मिठास चाहते हैं। सेरेना ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब तुम रो सकती हो, उसने धीरे से कहा और उसके कान के पीछे बालों की एक लट हटाई, लेकिन उसके सामने नहीं। जब तुम लियो स्काईशिट को देखो तो मुस्कुराओ, चमक उठो, उसे तुम्हें याद रखने का एक कारण दो। उसने आंसुओं के बीच सिर हिलाया। कोई विरोध नहीं, कोई अवज्ञा नहीं, क्योंकि असफलता का कोई विकल्प ही नहीं था। अल्काजार परिवार में नहीं, इस क्रूर दुनिया में नहीं। अब तक उसे पूरे जीवन भर परिवार का प्यार और दुलार मिला था और अब बारी उसकी थी कि वो उन्हें इसका प्रतिफल दे। स्काई गॉड एरिना, ऊपरी दर्शक दीर्घा, द कोला क्लैन। नहीं, 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 पापा, आप समझते नहीं हैं। लेना कोला चिल्लाई, पैर पटकते हुए उसका चेहरा लाल हो गया। आपको मुझे वो पास खरीद कर देना होगा। उसके सामने लॉर्ड कोला, एक मोटे ताजे आदमी जिसकी दाढ़ी सफेद हो रही थी और जिसकी कमीज पर क्लैन कोला का एक बड़ा सा प्रतीक चिन्ह सिला हुआ था, ने कांपते हुए हाथ से अपनी छाती को पकड़ रखा था जैसे उसे अभी अभी गोली लगी हो। 1 लाख एमपी, सिर्फ एक मुलाकात के लिए, वो हौंफते हुए बोला। क्या आप चाहते हैं कि मैं 5 मिनट के हाथ मिलाने के लिए अपनी बाईं किडनी गिरवी रख दूं? ये सिर्फ हाथ मिलाना नहीं है, लेना चिल्लाई और कमरे में एक मुलायम तकिया फेंक दिया। ये लियो स्काईशिट है। क्या आपको पता है कि वह आदमी मेरे साथ क्या करता है? लेना, तुम 19 साल की हो और मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए। वो आदमी शानदार है, रहस्यमय है, अविश्वसनीय रूप से तेज है, और उसने अकेले ही रोडोवा को बचाया। मैं उससे प्यार करती हूँ, पापा। हे प्यारे सितारों, लॉर्ड कोला ने अपनी कनपटी रगड़ते हुए बुदबुदाया, क्योंकि उनकी बेटी गुस्से में इधर उधर घूमने लगी थी। अगर तुमने उससे मिलने का मेरा इकलौता मौका बर्बाद कर दिया, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं भाग जाऊंगी, मैं पेप्सी क्लैन में शामिल हो जाऊंगी, मैं अपना उपनाम बदलकर पेपर रख लूंगी। अपने रिकॉर्ड से उस खूबसूरत कोला का नाम हटाने की हिम्मत मत करना। लेना नाटकीय ढंग से सोफे पर गिर पड़ी और अपना चेहरा चमकीले तकिए में छिपा लिया। बस मुझे उससे मिलने दो। मुझे परवाह नहीं कि मैं रोऊं, बेहोश हो जाऊं या सांस लेना भूल जाऊं, बस मुझे कोशिश करने दो। लॉर्ड कोला ने उसे काफी देर तक घूर कर देखा। उसकी नाटकीय सिसकियां बाहर अखाड़े में मौजूद भीड़ की आवाज से भी ज्यादा तेज गूंज रही थी। अंततः हार की आह भरते हुए उसने अपनी बेल्ट से अपना डेटापैड निकाला और तेजी से टाइप करने लगा। जब तुम्हारी माँ को पता चलेगा तो मुझे बहुत पछतावा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, उसने सिर हिलाते हुए कहा। तुम्हें तुम्हारा पास मिल जाएगा, बस उसे यह मत बताना कि मैंने इसके लिए कितने पैसे दिए हैं। लेना एकदम सीधी खड़ी हो गई, उसकी आंसुओं से भरी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। रुको, सच में? सितारे मेरी मदद करें। हाँ, उसने आह भरी। आह! लेना खुशी से चीखी और इतनी जोर से अपने पिता की बाहों में कूद पड़ी कि लगभग उन्हें गिरा ही दिया। आप सबसे अच्छे पापा हैं। लॉर्ड कोला ने भारी वजन के कारण दर्द से कराहते हुए बेढंगे ढंग से उसकी पीठ थपथपाई। बस लड़के के सामने बेहोश मत हो जाना, या शादी का प्रस्ताव मत रखना, या शादी की बात मत करना, या बच्चों की बात मत करना, या बहुत देर हो गई।
वो कमरे में नाचते हुए हवा में घूमते हुए गाए, मैं लियो स्काईशेड से शादी करूंगी और अपने पहले बेटे का नाम कोला स्काईशेड रखूंगी। हे भगवान, लॉर्ड कोला ने अपनी बोतल उठाते हुए बुदबुदाया, मैंने क्या कर दिया।